तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां हम आज बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। बहुत ही शानदार चैप्टर, बहुत ही मजेदार चैप्टर। आज की क्लास भी बड़ी मजेदार होने वाली, क्योंकि इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी वर्क कैसे करती है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारा अलग नर्वस सिस्टम में नर्व्स कैसे काम करती है, सिग्नल माइंड तक पहुंचते कैसे हैं, हमारा हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। जिन चीजों में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बच्चे कितने से चैप्टर छोटा सा है पर बड़ा कंफ्यूजिंग है, सिर्फ पल्ले ही नहीं पड़ता है कि कौन सी नर्व है, कौन सा साइनेप्स है, कौन से न्यूरॉन्स हैं, कौन सा कोऑर्डिनेशन, कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन, कौन से हार्मोन, उनका क्या वर्क है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ब्रो इज हियर, आज सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे इस क्लास के अंदर। स्टार्ट करें भैया। चैप्टर का नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। निकालो कॉपी, निकालो पेन, जो मैं लिखा रहा हूँ लिखते जाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाओ। एक ही बार में चैप्टर को खत्म कर देंगे, वन शॉट में, एक ही गोली में। थर्ड वन शॉट। स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू द चेंजेस दैट हैपन इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो सारे के सारे क्या करते हैं भैया, आपके एनवायरनमेंट में जो भी चीजें हो रही हैं उसके रेस्पॉन्स में कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं, कुछ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब वो रिएक्शन कैसे होता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, वो बॉडी पार्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, वो सभी चीजें इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। करें भैया स्टार्ट। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। ओके ओके चलो। तो पहले बात करते हैं मूवमेंट इन ऑर्गेनिज्म। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मूव सर्टेन बॉडी पार्ट्स इज मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है भाई, मैंने आपका सर जाता हूँ, पता ही है, हमको पता है मूवमेंट क्या होता है। अरे पता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ यार, मेरा काम है आपको जीरो से बताना। मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ उससे पहले मान के चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। आपको आता है, पर मैं ये मान रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, तभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से प्रो बना दूंगा ना। नूब टू प्रो इन इन जितने भी घंटे क्लास होगी, ये 1 आवर 1.5 आवर, 1 घंटे 10 मिनट जो भी होगी, इतने टाइम में आपको नूब से प्रो बना देंगे। तो अभी आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, टेंशन की बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, मूवमेंट क्या होता है। आपकी जो बॉडी है वो मूव करती है। क्या करती है? मूव। तो एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मूव सर्टेन बॉडी पार्ट्स, आपकी आपके बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट कराने की जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं अपन मूवमेंट। बोलते हैं पता है। फिर बात करते हैं अपन इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या चीज है? तो ऑर्गेनिज्म मूव टू रेस्पॉन्स टू स्टिम्युली लाइक लाइट एंड हीट। अब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन हो, एनिमल्स मतलब ह्यूमन भी आ गया उसके अंदर। आपको कुछ सर हमको जानवर कह दिया, अरे जानवर नहीं कह दिया, साइंस में एनिमल का मतलब उसमें इंसान भी है जानवर भी है। यार तुमको जानवर नहीं कह रहा हूं मैं। ऑर्गेनिज्म मूव टू रेस्पॉन्स टू स्टिम्युली, जैसे कि लाइट या हीट से आपकी बॉडी क्या करती है, कुछ एक्शन करती है, कुछ रिएक्शन करती है, कुछ रेस्पॉन्स करती है। ठीक है, करती है। जैसे कि आपने जस्ट इमेजिन आपको लग रही है गर्मी, तो पसीना आता है, कोई एक्शन हुआ। जैसे कि मान लो आप चल रहे हो, आप रोड पे चल रहे हो, रास्ते में कांटा आ गया, आपके पैर में चुभ गया, तो एकदम से पैर हटा लोगे आप। तो उस स्टिम्युली, जो ये बाहर का एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, अभी बात करेंगे अपन, इस एनवायरनमेंट में चेंज को अपन स्टिम्युली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिम्युली बोलते हैं। अब इसके रिएक्शन में आप क्या करते हो? एक्शन करते हो, कुछ मूवमेंट करते हो। ऑल द एक्टिविटीज इन एनिमल्स आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेट बाय द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जितनी भी एक्टिविटी होती है जो आप स्टिम्युलस के, बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने के बाद में उसके रेस्पॉन्स में आप जो रिएक्शन दे रहे हो, वो सारी की सारी आपकी बॉडी में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होती है? नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम में। बस भाई साहब, यही तो चैप्टर में पढ़ना है। एक नर्वस सिस्टम पढ़ना है और एक इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 सिस्टम पढ़ने काम ही खत्म है। इससे पहले चैप्टर में कितने सिस्टम पढ़े थे अपन ने लाइफ प्रोसेस में, याद होगा आपको। Hormones are chemical messengers which assist the nervous system in carrying out various functions. They are secreted by endocrine gland. हॉर्मोन्स क्या होते हैं कि अलग अलग आपके इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में। आपका यार इंट्रोडक्शन है, बाकी डिटेल में बताऊंगा आपको हॉर्मोन्स वगैरह सब चीज़ें बात में आराम से। मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि हॉर्मोन्स क्या, कोई इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, उनमें से कुछ सेक्रेशन होता है, कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं, कुछ लिक्विड निकलता है जो कि आपकी बॉडी में अलग अलग चीज़ें करवाता है, उसको अपन हॉर्मोन्स बोलते हैं। और वो अपन पढ़ेंगे डिटेल में बाद में। पहले अपन पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। क्या पढ़ेंगे अपन? उससे भी पहले अपन कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। उससे पहले अपन पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़, मैंने कहा स्टिम्युलस। अब आपका सर स्टिम्युलस क्या, आपने बोल तो दिया सर स्टिम्युलस।
स्टिमुलस क्या होता है वैसे बता दिया, पर वापस बताता हूँ देखो आपको मैं। द चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड, एनवायरमेंट में जो चेंज आ रहा है, एनवायरमेंट में चेंज जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करता है, एनवायरमेंट में चेंज की वजह से ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करता है, एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलस सच एज लाइट, हीट, कोल्ड, स्मेल, टच। इन सब चीजों को क्या बोलते हैं अपन, स्टिमुलस बोलते हैं या स्टिमुली बोलते हैं, जिनकी वजह से जो एनवायरमेंट जो चेंज है उस चेंज की वजह से आपकी बॉडी रिएक्ट करी। जैसे कोल्ड स्टिमुलस है, हॉट स्टिमुलस है, लाइट, लाइट से भी होता है चेंज होता है, अपना प्यूपिल चेंज होता है, आपने पढ़ा था लाइट वाले चैप्टर के अंदर, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर के अंदर। लाइट तेज होती है तो अपना जो प्यूपिल होता है वो छोटा हो जाता है, लाइट कम होती है तो बड़ा हो जाता है, चेंज आता है अपनी बॉडी के अंदर आता है। प्लांट्स में भी चेंज आता है, सनफ्लावर सूरज की तरफ मुड़ जाता है, देखा आपने सूरजमुखी का फूल सनफ्लावर, उस सूरज जिधर होता है उस तरफ मुंह कर लेता है अपने यहाँ पे। तो इस टाइप से चेंजेस जो आते हैं उन वो तो हो गए आपके रेस्पॉन्स, क्या हो गए रेस्पॉन्स, द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू ए स्टिमुलस। जिस ये एनवायरमेंट जो चेंज आ रहा है वो तो स्टिमुलस है, और उससे आपकी बॉडी जो रिएक्ट कर रही है वो रिएक्ट को अपन क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स। याद रहेगा, एनवायरमेंट में जो चेंज आ रहा है वो तो स्टिमुलस हो गया, जैसे कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लाइट आ रही हो, ठंडी लग रही हो, गर्मी लग रही हो, कांटा चुभ रहा हो, सुई चुभ गई, आपके दोस्त ने आपके चोटी काट दी, वो सारे सारे क्या है, स्टिमुलस है। उस पर जब रेस्पॉन्स मारते हो, आपके दोस्त ने आप पे जो सुई चुभी थी, फिर आपने उसको कस के जो रेपट मिली है, वो रेपट क्या है, वो रेपट रेस्पॉन्स है। क्या है रेपट, रेस्पॉन्स है। समझ में आ गई बात। ऐसे एग्जाम्पल से, रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ में आता है। फिर है कोऑर्डिनेशन, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस रिएक्शन टू स्टिमुलस। अब इस स्टिमुलस जो हुआ है, इस स्टिमुलस आपको कॉन्टेक्ट से आपकी बॉडी को पता चला कि भाई ऐसी सी बात है, बाहर सर्दी लग रही है, भाई बाहर सामने काटा है, भाई बाहर गरम गरम आग लग रही है, तो स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में आपकी बॉडी कुछ रिएक्शन करती है। तो उस बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, इस ऑर्गन ने उसको बोला, उसने उसको बोला, दिमाग ने उसको बोला, उसने बोला, फिर हाथ में हटाया किया, वो सब चीजें जो बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं, उस सारे को क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन। बात समझ में आई। जैसे कि आप चल रहे हो, आप चले तो आपके पास पैर में कांटा चुभ गया, अब मेरे पैर में कांटा नहीं है बट फिर भी मान लीजिए इमेजिन कांटा चुभ गया, तो मैं एकदम से पैर हटा लूंगा। अब मेरे पैर में जब कांटा चुभा था तो मुझे पहले पता चला कि भाई ये कांटा है, फिर इंफॉर्मेशन कहीं गई होगी, कहीं कहीं से होती हुई, फिर वो इंफॉर्मेशन वापस मेरे पैर की मसल्स तक पहुंची होगी कहीं से होती होती, फिर मुझे पैर के मसल को ऑर्डर दिया गया होगा कि भैया पैर हटा लो, तो पैर हटाया होगा। तो ये सब जो है सब क्या करते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स अलग अलग है, ये सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं भैया, बोलो कोऑर्डिनेशन। समझ में आ गया, चैप्टर का नाम समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चैप्टर का नाम समझ में आना चाहिए, बाकी तो सब काम हो ही जाता है, कोई बड़ी बात उसमें नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ लेते हैं, वो है रिसेप्टर्स। क्या होते हैं भैया, रिसेप्टर्स, स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में चेंज तो हुआ है, पर आपको पता कैसे चलेगा कि एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है, हाउ यू नो, यू डोंट नो, कैसे पता चलेगा भैया, पता कैसे पता चलेगा, मैं बताऊं देखो आपको। आपकी बॉडी में होते हैं कुछ रिसेप्टर्स। क्या होते हैं भैया, कुछ रिसेप्टर्स, उन रिसेप्टर्स से पता चलता है अपने को। अब रिसेप्टर्स कौन से हो गए, तो ये पहला हो गया ऐसे ईयर, कान। अब कान सुनने में पता चल जाएगा, आप मान लो कि चल रहे हो और एकदम से शेर की आवाज आ गई आपको, तो पता चल गया भाई आसपास शेर है, तो फिर आपके वो बॉडी कोऑर्डिनेट करेगी, आपके हाथ पैर लगातार भागेंगे वहां से, तो आपकी बॉडी पता चल गया। तो कानों से पता चलता है। जैसे कि आईज, आंखों से देख के पता चलता है अपने को। स्किन, स्किन से फील होता है अपने को, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, बाहर गर्म है, ठंडा है, आप गरम गरम भगोनी थी दूध की, आपने उस पर हाथ रख दिया तो फिर आपका हाथ जल जाएगा, तो आपको पता चलता है, स्किन से पता चलता है, गर्म है तो हाथ उठा लेते हैं अपन वापस से। स्किन से अपने को एनवायरनमेंट का सेंस होता है। अब जस्ट इमेज आपकी स्किन नहीं होती, आपको पता चलता है कि आपको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है। आपको बहुत भयंकर सर्दी हो पर आपकी स्किन आपको सेंस ना करती, तो आप सर्दी में आराम से घूमते रहते, ठंड आपको नहीं लगती, बट आप बीमार तो होते, बीमार तो हो ही जाते हैं आप, लेकिन आपको फील नहीं होता कि आपको ठंड लग रही है, और बीमार हो जाते हैं। समझ में आया। जैसे कि आप गरम गरम आग के पास चले गए, आग पे बैठ ही गए आप जाके, अब आपकी स्किन फील नहीं कर रही है, वो जलेगी, वो जल रही है, जल के सारे टिश्यू खत्म हो जाएंगे, पूरे काले पड़ जाएंगे, खत्म हो जाएगा, पूरा स्किन जला देंगे आपकी, पर आपको क्या होगा, वो स्किन फील नहीं करेगी, तो आप उठोगे ही नहीं वहां से, उठोगे नहीं तो पूरा हाथ जल जाएगा, ध्यान पड़ेगा, ओ साहब हाथ जल गया मेरा, तो ओ माय गॉड। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो ऐसे होता है,
ऐसे कैसे टंग टंग भी टेस्ट करती है आपकी, टेस्ट से पता चलता है अपने को भी आसपास में जो एनवायरनमेंट में जो चीज़ है वो कैसी है, क्या है ना, कि मीठा है, खारा है। मीठा तो मीठा बोलने से तार फंस गया मेरे पैर में। मीठा बोलने से पता नहीं क्यों तो बच्चे घबरा जाते हैं। किसी बच्चों को से बोल दो यू आर सो स्वीट, उसको नमस्ते, अरे सर तारीफ कर दी सर आपने, मेरे साथ दिल जीत लिया आपने। तो किसी बोलता हूँ यार तू बड़ा मीठा है यार, वो ऐसे बोल दूँ तो समस्या हो जाती है ना। तो इंग्लिश हिंदी सब लैंग्वेज का कितना फर्क पड़ जाता है, देखो है ना, लैंग्वेज का फर्क पड़ जाता है। तो किसी को ऐसे नहीं बोलना कि भाई तू मीठा है, यू आर स्वीट बोल सकते हैं। कोई लड़की किसी लड़के को बोले कि यू आर टू स्वीट, तो कितना प्यार लगता है भाई। और लड़की उस लड़के को ऐसे बोल दे कि यार तू कितना मीठा है, कैसा लगता है, कैसा लगता है। जिसको लगता है उसको पता होगा कैसा लगता है, जिसने सुना होगा भैया। उसके बाद बात करें अपन, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली बट इन डिफरेंट मैनर। चलो काम धंधे पाते हैं, अपना काम धंधा क्या है, पढ़ाई करना। काम धंधे पर फालतू बातें नहीं करनी, बातें लगा देते हो यार तुम, मैं कह रहा हूँ बातें मत लगाया करो। प्लांट्स और एनिमल्स वो दोनों के दोनों ही स्टिम्युलस पे रेस्पॉन्ड करते हैं, बट दोनों का ही तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग मैनर होता है। बात समझ में आ रही है? किस तरीके से करते हैं उस बारे में बात करेंगे। पहले अपन प्लांट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, फिर अपन ह्यूमंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है भाई, चले आगे, चलो आगे, चलो भाई, चलो चलो चलो। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं। Unlike animals, plants do not locomote, but they show the movement of the individual plant parts like shoot, root, etc. जैसे अपन चलते हैं, अपन अपनी जगह बदल देते हैं, एक जगह से उठ करके वहां चले जाते हैं। प्लांट्स तो अपनी जगह नहीं बदलते ना, कि भाई सुबह तो मेरा घर के पास नीम का पेड़ वहां था और 2 घंटे बाद जाके देखा तो उस जगह 10 फीट दूर चला गया। प्लांट ऐसे नहीं होते, जगह नहीं बदलते, बट मूवमेंट तो उनमें भी होती है। मूवमेंट होती है उनके इंडिविजुअल पार्ट्स में, जैसे कि उनके शूट में होती है। शूट पता है ना, जमीन से ऊपर ऊपर वाले पार्ट को शूट बोलते हैं, जमीन से नीचे वाले पार्ट को रूट बोलते हैं। वैसे तुमको पता होगा बट फिर बता देता हूँ मैं। ड्यू टू सम एक्सटर्नल स्टिमुली लाइक लाइट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, केमिकल सब्सटेंस और वाटर, इन सब चीज़ों के अलग अलग क्या कहते हैं उनको, इनकी वजह से, इनके लिए स्टिमुली है, इनकी वजह से वो मूवमेंट करते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। इसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखो प्लांट में 2 तरह की मूवमेंट होती है। कितनी तरह की मूवमेंट होती है? 2 तरह की। मेरी कोहनी से यहाँ पे निशान बन गया। प्लांट में 2 तरह की मूवमेंट होती है। पहली होती है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, एक होती है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। क्या होती है, क्या होती है समझाता हूँ। देखो, द मूवमेंट्स विच आर नॉट ग्रोथ रिलेटेड आर कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। These movements occur in response to environment stimuli, but the response is not dependent on the stimuli. समझ आया कि इसके अंदर मूवमेंट तो होती है बट किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं होती है ना। ग्रोथ समझते हो ना, कि मतलब प्लांट पौधा बड़ा नहीं हो रहा, उस मूवमेंट की वजह से वो पौधा बड़ा नहीं हो रहा, उसके अंदर मूवमेंट हो रही लेकिन उसको बड़ा नहीं हो रहा। इस टाइप की जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। याद रहेगा, याद रहेगा, नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। मतलब ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, ग्रोथ नहीं हो रही है, मूवमेंट हो रहा है पर ग्रोथ नहीं हो रही। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट देखा है? पत्ते होते हैं, उसको आप जैसे टच करते हो तो उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं। मैं क्यों सिकुड़ गया, मतलब समझाने के लिए, वो सिकुड़ जाते हैं, है ना। और अब मुझे बताओ, जब वो सिकुड़ गए तो क्या वो प्लांट की लेंथ बढ़ गई क्या, उसकी विड्थ बढ़ गई क्या? क्या छोटा सा पौधा था उसका, छोटा नीचे दिखा रहा हूं, छोटा सा पौधा था वो बड़ा हो गया क्या? नहीं हुआ। तो ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन मूवमेंट हो रहा है, तो इस टाइप के मूवमेंट को बोलते हैं अपन ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नेस्टिक मूवमेंट। दूसरा है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ठीक है। तो द मूवमेंट विच आर ग्रोथ रिलेटेड आर कॉल्ड ट्रोपिक मूवमेंट। याद रहेगा, ट्रोपिक मूवमेंट। वो नेस्टिक मूवमेंट, ये ट्रोपिक मूवमेंट। तो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रोपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट, ट्रोपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट, ट्रोपिक मूवमेंट। दीज मूवमेंट्स ऑकर इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट स्टिमुली एंड द डायरेक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ये स्टिमुली पे डिपेंड करते हैं और उनकी जो डायरेक्शन होती है वो भी स्टिमुलस पे डिपेंड करती है। समझ में आया? जैसे कि प्लांट की ग्रोथ इन किसी स्टिमुलस पे डिपेंड कर रही है। स्टिमुलस मतलब कि एनवायरनमेंट में कोई चेंज है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, और वो ग्रोथ किस डायरेक्शन में हो रही है वो डायरेक्शन भी
स्टिमुलस पे डिपेंड करती है, और समझाऊंगा कौन कौन सी मूवमेंट होती है वो बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। अभी समझ में आ गया? अब ये समझ लो, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो इंडिपेंडेंट उसको नेस्टिक बोलते हैं, और जो उल्टा दिया क्या, मैंने इशारा कर दिया क्या? हाँ, ये वाला जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है उसको नेस्टिक बोलते हैं, और जो ग्रोथ डिपेंडेंट है, ग्रोथ रिलेटेड है, उसको अपन ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। ये याद रहेगा क्या? इतना याद तो कर लोगे ना? इतना याद कर लो बहुत है, बस ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा मैं खुद करा दूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम इतना याद कर लो खाली बस। कितना मस्त पता लग रहा है, कितनी मस्त फोटो है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म की। ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, है ना? नेस्टिंग मूवमेंट पढ़ लिया, जिसमें तो वो टचिंग नोट प्लांट का एग्जांपल समझ में आ गया, उसमें ग्रोथ होती नहीं है। अब बात करें अपन ट्रॉपिक मूवमेंट की। ट्रॉपिक मूवमेंट में पहला है फोटोट्रोपिज्म। क्या है भैया? बोलो फोटोट्रोपिज्म। फोटो मतलब तू खींच मेरी फोटो, वो फोटो नहीं है बे। फोटो मतलब लाइट। साइंस में फोटो मतलब क्या होता है? लाइट होता है, मैंने पहले ही बताया था वो लाइट वाले चैप्टर में भी। तो ग्रोथ मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ जो ग्रोथ होती है किसी भी प्लांट की, उसको अपन क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। याद रहेगा, फोटो मतलब लाइट, नाम से ध्यान पड़ रही है वैसे भी। फोटोट्रोपिज्म का मतलब फोटो मतलब लाइट की तरफ जो मूवमेंट हो रही है, लाइट की वजह से जो मूवमेंट हो रही है, उसको क्या बोलते हैं अपन? फोटोट्रोपिज्म। फॉर एग्जाम्पल शूट बेंड्स और मूव टुवर्ड लाइट। जो शूट होता है प्लांट का, ठीक है, जमीन से ऊपर वाला पार्ट, वो हमेशा लाइट की तरफ मूवमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक काम करना, आपके रूम के अंदर जहां पर खिड़की बनी हुई है, उस खिड़की के पास में रख देना एक गमला। क्या रख दोगे? गमला। वाह, व्हाट अ फोटो। दिख रही है फोटो? अब मान लो कि आपके इधर रोशनी आती है, आप कुछ दिन रखोगे ना, तो मान लो कि इसका जो ये शूट था वो इस साइड बेंड था, अगर इधर इस साइड बेंड भी था, तब भी क्या होगा? जैसे ही मान लो इधर सन आता है, क्योंकि तो सन की तरफ ये पौधा अपने आप इस खिड़की की तरफ बेंड हो जाएगा, अपने आप ही खिड़की की तरफ बेंड हो जाएगा। जैसे सनफ्लावर भी होता है ना, सनफ्लावर में आप वो तो मतलब दिखता है साफ साफ है कि मतलब जैसे ही आपको दिन की तरफ चढ़ता है तो सन की तरफ सारे फूल एक तरफ मुड़ जाते हैं वो। बट नॉर्मल भी कोई पौधा होता है तो उसके शूट हमेशा सनलाइट की तरफ ही वो जाते हैं, तो जिस तरफ रोशनी होगी उस तरफ अपने आप ही वो उसका जो बेंड हो जाएगी। कौन सी शूट? उसका जो तना होता है, उसके जो पत्ते होते हैं, उसकी जो डालियां होती है। आय है। आप बोलो सर आय है क्यों कर रहे हो? क्योंकि भैया मुझे कविता याद आ गई थी एक, डालियों पत्तों की, फिर कभी सुनाऊंगा आपको, भी नहीं सुनाऊंगा मैं। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं अपन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। समझ में आया? तो फॉर एग्जांपल शूट्स बेंड्स मूव टुवर्ड्स लाइट, इसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव फोटोट्रोपिक। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव फोटोट्रोपिक या पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, जो लाइट की तरफ जा रहा है। और जो रूट होती है, जैसे ये रूट होती है, ये अंधेरे की तरफ जा रही है। किधर जाती है? जैसे ये लाइट की तरफ जाता है, पत्ते लाइट जाते हैं लाइट की तरफ, और ये रूट्स होती है किधर जाती है? अंधेरे की तरफ जाती है। तो जो अंधेरे की तरफ जा रहा है तो वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म है। क्या है? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। एंड रूट्स मूव अवे फ्रॉम लाइट, तो नेगेटिव फोटोट्रोपिक हो गया या नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म हो गया। समझ में आया? लाइट की तरफ, लाइट की वजह से जो हो रहा है वो फोटोट्रोपिज्म। फिर है जियो फोटोट्रोपिज्म। समझ में आ रहा है? नाम समझ में आ रहा है क्या? जियो मतलब धरती माता, जियोग्राफी। मूवमेंट टूवर्ड्स ग्रेविटी, धरती की तरफ, ग्रेविटी की तरफ, अर्थ की तरफ जो मूवमेंट हो रही है, उसकी वजह से जो मूवमेंट हो रही है, उसको अपन जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रूट्स ऑफ ए प्लांट आर पॉजिटिव। इसमें उल्टा होता है, इसमें जो रूट है ये अर्थ की तरफ जा रही है, तो ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। क्या ये? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। फोटोट्रोपिज्म का नेगेटिव था, जियोट्रोपिज्म क्या इसका? पॉजिटिव। और जो शूट होता है ये अर्थ से दूर जा रही है, अर्थ तो इधर है, ये उल्ट से दूर जा रही है, तो शूट का ट्रोपिज्म कौन सा होता है? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होता है। याद रहेगा? कितना सिंपल काम है। नाम से पहले नाम समझ में आ रहा है, जियो मतलब अर्थ, फोटो मतलब लाइट। ठीक है, अगर उसकी जिसकी तरफ जा रही है उसी डायरेक्शन में जा रही है तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो नेगेटिव। इतना सिंपल सा तो काम है, ज्यादा करनी तो है ही नहीं, ज्यादा हार्ड तो है ही नहीं। फिर है केमोट्रोपिज्म। क्या है भैया? केमोट्रोपिज्म क्या होता है? ये मूवमेंट टूवर्ड्स केमिकल्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। केमिकल्स की तरफ जो मूवमेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? केमोट्रोपिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बढ़िया वाला एग्जाम्पल आपके अगले चैप्टर में आएगा, आपके जो अपन पढ़ेंगे ना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर, उस फ्लावर के अंदर यहाँ बीच में होता है ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो क्या कहते हैं उसको? पोलन ग्रेन। वो पोलन ग्रेन यहाँ आकर के लगता है ऐसे स्टिग्मा के ऊपर। कहाँ लगता है? स्टिग्मा के ऊपर। उसके बाद में, अबे तेरी कहाँ जा रहा है? स्टिग्मा पे आके लगता है
फिर यहाँ से जो वो पोलन ट्यूब जो है वो धीरे 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 बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और वो कहाँ जाती है, इस ओव्यूल के अंदर जाती है, और यहाँ पर जाकर के फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये आप उस चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे अपन, बट फिर भी अभी के लिए बता दिया मैंने आपको कि देखो ये इस पोलन ट्यूब ये ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती है, ये होती नहीं पहले से ही, और इधर यहाँ पे केमिकल है, तो केमिकल की तरफ इसके अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। तो इस टाइप के जब अपन ट्रोपिज्म को क्या बोलेंगे, इस टाइप के ट्रोपिज्म को बोलेंगे अपन केमोट्रोपिज्म। क्या बोलेंगे, केमोट्रोपिज्म। बात समझ में आ गई। लास्ट वाला बच रहा है, कौन सा बच रहा है, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रा 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 बोला, हाइड्रा नहीं है कैप्टन अमेरिका वाला, ये हाइड्रा कौन सा है, पानी। हाइड्रो मतलब पानी, फोटो मतलब लाइट, हाइड्रो मतलब पानी। तो मूवमेंट टूवर्ड्स वाटर, फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ प्लांट रूट टूवर्ड्स वाटर, प्लांट की जो रूट होती है वो अपने आप पानी ढूंढते ढूंढते हुए चली जाएगी। मान लो कि कोई रूट है, उसका पानी का सोर्स उस साइड था, तो ये रूट अपने आप उस तरफ ही ग्रोथ करेगी। जिस जगह पे पानी कम होता है, पानी ज्यादा गहरा होता है, वहां पे रूट्स लंबी होती है। पता है आपको, मान लो कि जगह पानी कम है और एक जगह पे पानी ज्यादा है, तो जहां पानी ज्यादा होता है वहां पर रूट छोटी छोटी सी होती है, जहां पानी कम होता है वहां पे रूट्स लंबी होती है। क्यों, क्योंकि उनको पानी चाहिए, तो वो पानी की तरफ अपने आप ही ग्रोथ कर लेती है। ठीक है, तो पानी की तरफ जाती है रूट्स, तो रूट्स में क्या होता है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होता है। बात समझ में आई या नहीं आई। तो ट्रोपिक मूवमेंट क्या हो गया, उसको अपन बोलेंगे, अपन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ही बोल सकते हैं, जो कि किसी स्टिम्युलस के तरफ मूवमेंट कर रही है और ग्रो भी कर रही है, उसको अपन बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम भूल गया, ट्रोपिज। क्या बोल रहा था मैं, और रोहित शर्मा बनता जा रहा हूँ धीरे धीरे मैं यहाँ रोहित शर्मा को वनडे टीम से निकाल दिया एक तो यार, कैप्टन था बेचारा, कैप्टन से हटा दिया उसको, बड़ा दुख हुआ मुझे, बट कोई बात नहीं यार, शुभमन गिल को सपोर्ट करेंगे भी आज के बाद। पर रोहित शर्मा फैंस इन द हाउस गाइज, रोहित शर्मा के फैन भी देखेंगे सही मैच को यार, मैच तो खेलेगा यार वो, आई थिंक मैच तो खेलेगा, लेट्स सी क्या होता है, उस बात को छोड़ते हैं अपन। तो हाँ, मैं क्या कर रहा था, तो जो उधर जाता है, जो ग्रोथ की तरफ जो ट्रोपिज्म होता है, जो ग्रोथ की तरफ मूवमेंट होता है, उसको अपन ट्रोपिक मूवमेंट भी बोलते हैं, या अपन उसको ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट बोलते हैं। और वो ट्रोपिक मूवमेंट किस टाइप का होता है, 4 टाइप का अपन ने पढ़ लिया, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म। बात समझ में आ गई। चले भी आगे, चले आगे, चलो भी आगे। अब नेक्स्ट है अपना प्लांट हार्मोन। प्लांट के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। मैंने कहा ना, देखो 2 तरीके से आपकी बॉडी के अंदर ये सब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है। एक तो हो गया आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू, और दूसरा होता है आपके हार्मोन्स के थ्रू। तो नर्वस सिस्टम प्लांट का अपन ने देख लिया, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं प्लांट हार्मोन की। किस बात कर रहे हैं, प्लांट हार्मोन की। तो दे आर केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन प्लांट विच कंट्रोल द ग्रोथ एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन एट ए साइट। मतलब कुछ ऐसे लिक्विड्स, कुछ ऐसे केमिकल्स जो उस प्लांट में सेक्रेट होते हैं, और फिर बाद में उसकी ग्रोथ में या उसके और भी दूसरे फिजियोलॉजी चेंज होते हैं, जो उसके बॉडी में चेंज होते हैं, जो उसकी डिजाइन में, शेप में चेंज होता है, उसको वो इन्फ्लुएंस करते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं, नोन एज प्लांट हार्मोन। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के क्या कहते हैं उसको, रिएक्शन, एक्शन में वापस रिएक्शन लेके आ रहे हैं, जो उसके स्टिमुलस के अपोजिट में वापस रेस्पॉन्स कर रहे हैं, उसमें काम आते हैं। और उसके अलावा ग्रोथ में भी अपने हेल्प करते हैं। कौन करते हैं भैया, हार्मोन्स करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि सेक्रेट करते हैं। हार्मोन्स एक तरह से केमिकल होते हैं। क्या होते हैं हार्मोन्स, केमिकल होते हैं। अपने ह्यूमन में भी होते हैं, ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे अपन, डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें बड़ा मैटर है। अब ये प्लांट में सिंपल सिंपल सा मैं प्लांट को निपटा देते हैं अपन। तो कौन कौन से हैं भैया, 5 मेन, वैसे और भी होते हैं बट मेनली 5 अपने हार्मोन्स, उनके बारे में अपन बात करेंगे। पहला ऑक्सिन, क्या नाम है, हार्मोन का नाम याद रखना और उसका काम जानना। इस वाले में से क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम, पक्का एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हार्मोन का नाम याद रखना और उसका फंक्शन याद रखना, बस इतना सही। हो सकता है आपके वो मिस क्या कहते हैं उसको, मैच करने वाला आ जाए, हो सकता है आपके एमसीक्यूज में आ जाए, हो सकता है 2-3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कुछ, पर आएगा, ठीक है। और इसी में से आएगा, इसी एक स्लाइड में से आएगा। ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप प्रोमोट्स सेल एलोंगेशन इन्वॉल्व इन ट्रोपिक मूवमेंट। तो क्या करता है भैया, ये सिंथेसाइज्ड शूट टिप, शूट होता है ना ऊपर वाला पार्ट पौधे का, उसके टिप के ऊपर जो है बनता है
ऑक्सीन हार्मोन वहीं पर जो क्या होता है ये सिंथेसाइज होता है, प्रोमोट्स सेल एलोंगेशन, सेल को ये बढ़ाने का काम करता है, मतलब प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, प्लांट को ये आगे लंबा, प्लांट को लंबा करने में काम आता है ये। इन्वॉल्व इन ट्रोपिक मूवमेंट, जैसे कि फोटोट्रोपिज्म और ग्रेविट्रोपिज्म लिखा हुआ है, यहाँ पे जियोट्रोपिज्म भी लिख सकते हो, जियोट्रोपिज्म लिखा था पहले में, तो जियोट्रोपिज्म ही लिखना। जैसे कि जियोट्रोपिज्म के अंदर भी तो रूट आगे बढ़ रही थी, जैसे कि फोटोट्रोपिज्म के भी तो रूट आगे बढ़ रही थी, तो वो रूट के जो सबसे ऊपर वाली जो टिप होगी, उस टिप के ऊपर कौन सा हार्मोन होगा, कौन सा ऑक्सीन हार्मोन होगा, जो कि हेल्प करेगा उस प्लांट को, प्लांट नहीं, उस प्लांट को आगे बढ़ने में, उस प्लांट को लंबा होने में। नेक्स्ट है आपका गिबरलिन। क्या है गिबरलिन? स्टिमुलेट्स स्टेम एलोंगेशन, ये स्टेम को बढ़ाता है। आपके जो प्लांट होता है उस प्लांट के अंदर है, ड्राइंग दिखाऊंगी आपको मेरी, कितनी मस्त ड्राइंग है मेरी। ये प्लांट है, ये इसका स्टेम है, इस स्टेम को बढ़ाने का काम कौन करता है, कौन करता है, गिबरलिन करता है। प्ले रोल इन ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी एंड इनिशिएटिंग जर्मिनेशन, इसके अलावा जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, उनको तोड़ने का काम और जर्मिनेशन का काम, वो अपन रिप्रोडक्शन में और डिटेल में बात करेंगे, जर्मिनेशन क्या होता है, उसके अंदर भी हेल्प करता है कौन, गिबरलिन। काम याद रखना, नाम याद रखना, काम और नाम। साइटोकिनिन promote cell division found in higher concentration in regions of active growth such as fruit and seeds, जहां पे एक्टिव ग्रोथ होती है, जहां पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, वहीं पे होते हैं, जैसे कि आपके कौन से हो गए, फ्रूट्स हो गए, जैसे कि सीड्स हो गए, उनमें ये होता है। उनका काम क्या होता है, सेल डिवीजन का। पता है ना आपको कि सेल कैसे बढ़ते हैं, सेल डिवीजन से बढ़ते हैं, एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, चार से आठ सेल, आठ से 16 सेल, सेल ऐसे बनते हैं। अपनी ह्यूमन बॉडी में से एक सेल से बहुत सारे सेल बने हुए हैं, तो इसी तरीके से जो सेल है उनके अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन का काम कौन करता है, साइटोकिनिन। फिर क्या है, एब्सिसिक एसिड, वो नाम में हकला जाता हूं मैं, एब्सिसिक एसिड इनहेबिट ग्रोथ, इंड्यूस्ड लीफ विल्टिंग एंड स्टोमेटल क्लोजर अंडर स्ट्रेस, आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो आप जैसे इंसानों को स्ट्रेस होता है ना, पता है आपको, ऐसे प्लांट्स को भी स्ट्रेस होता है। जब प्लांट को स्ट्रेस होता है ना, तो उनकी स्टोमेटा के अंदर जो क्या कहते हैं, गार्ड सेल होते हैं ना, ये जो गेट होते हैं वो बंद कर लेते हैं वो। पता है, पता है बहुत सारे प्लांट्स, एक तानी मैंने सुना था कि एक, अरे सुना, वो मूवी देखी थी ना यार, हाँ सुना कहा था, मूवी देखी थी। वो कौन सी मूवी थी, दिल चाहता है, दिल चाहता है नहीं, आमिर खान की कौन सी मूवी है जिसमें बच्चा रहता है, एक वो छोटा बच्चा रहता है, एक वो तारे जमीन पर। आई डोंट, आपने देखी नहीं देखी, बट उस मूवी के अंदर एक सीन आता है, मेरे तो वो रील्स में आया था कि उसके अंदर वो उसके बच्चे के घर पे जाता है, उसके मम्मी पापा को बताता है आमिर खान, वो बोलता है कि एक पता नहीं कौन साउथ अफ्रीका में कोई देश है, तो वहाँ पे जब भी कि उनको किसी को पेड़ को हटाना होता है, किसी पेड़ को काटना होता है, इसे काटते नहीं है वो, फिर क्या करते हैं, उस पेड़ को जाकर के वहाँ गालियाँ देते हैं, वो बस जाके गालियाँ देते हैं वहाँ पे जाके, वो उसको रोज गालियाँ खड़ी खड़ी सुनाते हैं, तो थोड़े टाइम बाद में वो पेड़ अपने आप ही मुरझा जाता है। मुझे नहीं पता वो बात एक्चुअल में फैक्ट है नहीं, वापस क्रॉस चेक किया नहीं, कल परसों देखी थी मैंने, पर वापस क्रॉस चेक करूंगा, मैं बताऊंगा आपको मैं। तो वहाँ पे वो कह रहे, वहाँ कोई कबीला वबीला ऐसे कोई जगह है शायद अफ्रीका, ये पता नहीं, वापस देखूंगा मैं, कंफर्म करूंगा। तो कह रहे कि वहाँ पे वो पेड़ काटते नहीं है, उसको गालियाँ देते हैं, थोड़ी टाइम बाद वो पेड़ अपना मर जाता है। मतलब पेड़ के अंदर भी फीलिंग्स होती है, पेड़ भी स्ट्रेस में आते हैं, और जब वो स्ट्रेस में आते हैं तब वो क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा के जो डोर होते हैं क्लोज कर लेते हैं, गैस टू एक्सचेंज होती है आने जानी, उसको वो बंद कर देते हैं, उसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, ये जो लीफ विल्टिंग होती है, जो पत्ते झड़ते हैं, गिरते हैं ना, उसमें भी हेल्प कराता है कौन सा, एब्सिसिक एसिड। फिर है एथिलीन, अ गैसियस हार्मोन व्हिच हेल्प्स इन रिपनिंग ऑफ फ्रूट। पत्ता गिरने जाना ना, पत्ते गिरने भी जाना, पत्ते जो स्ट्रेस हो जाता है क्या होता है, वो बंद कर लेता है, ऑक्सीजन आती है नहीं वहाँ पे, तो पत्ते झड़ जाते हैं ना। गैसियस हार्मोन व्हिच हेल्प इन रिपनिंग फ्रूट, फ्रूट्स को पकाने में काम करता है। क्या करता है, फ्रूट फल पत्ते हैं ना, मीठे हो जाते हैं एकदम, आम कच्चा था फिर पक जाता है धीरे धीरे, उसके लिए कौन सा हार्मोन जो है वो जरूरी है, एथिलीन। एंड एब्सिसिस ऑफ लीफ, क्या गया, कहाँ गया, प्रोमोट्स सेंसेन एजिंग एंड एब्सिशन ऑफ लीव्स, एज करना, फिर पत्तों को गिराना, झाड़ना, नए पत्ते लाना, ये सब काम भी किसका है, ये भी इसका काम है, एथिलीन का काम। किसका काम हो गया, एथिलीन। तो ये 5 हार्मोन हो गए प्लांट्स के, जिनके काम याद हो गए। एक तो प्लांट के नाम याद रखना इन हार्मोन्स के, और उसके बाद में इन सब के अपने अपने काम, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि इसका काम इसमें लिख दिया, इन्हीं के पर्टिकुलर काम आपको याद रखने हैं, भूलोगे तो नहीं ना, बोलो भैया। तो अपने प्लांट का काम खत्म हो गया, प्लांट का अपने सब सिस्टम पढ़ लिया। अब सीधे बात करेंगे अपन इंसानों वाली, मैन टू मैन बातें करते हैं, मैन टू वुमेन भी कर सकते हैं, बट मतलब एक ही बात है, इंसानों वाली बातें करते हैं। तो कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ 2 मेन सिस्टम।
दो मेनली सिस्टम है जिससे अपने इंसानों में काम होता है, जो सब सिस्टम होता है। कौन कौन सा मेन सिस्टम है? पहला है नर्वस सिस्टम, दूसरा है इंडोक्राइन सिस्टम। पहला है नर्वस सिस्टम, दूसरा है इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है भैया? नेटवर्क ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज दैट रिसीव स्टिमुलस एंड ट्रांसमिट रिस्पॉन्स। उन एनवायरमेंट के स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन लेना, फिर उसके क्या कहते हैं उसको रिएक्शन में एक्शन करना, ये सब चीजें किसका काम है? नर्वस सिस्टम। और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, केमिकल मैसेंजर, जिसमें हार्मोन, जैसे प्लांट में हार्मोन थे ना, वैसे अपने भी हार्मोन होते हैं, देट असिस्ट नर्वस सिस्टम फंक्शन, जो कि नर्वस सिस्टम को असिस्ट करते हैं अपना काम करने में, वो हो गया आपके नर्वस सिस्टम, वो आपका हो गया एंडोक्राइन सिस्टम। दो सिस्टम हो गए, पहले नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, फिर अपन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलें आगे, लिख ले रहे हो, लिखते जा रहे हो साथ साथ में, लिखते रहना भी साथ साथ में, ऐसा नहीं कि तुम खाली बस देखे जा रहे हो, सर कथा सुना रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, कथा नहीं सुना रहा हूँ भाई, लिखो इसको, बिना लिखे के समझ में आएगा, नोट्स तो हैंड टू हैंड बना के रखो। वैसे तो मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या ये भी कह सकता हूँ कि भाई नोट्स उठा लेना है यहाँ से, क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन में, बट उससे नोट्स उठाने से काम चलता नहीं है यार, है ना। अभी अपने एग्जाम में टाइम भी है, तो जब तक आप खुद से लिखोगे नहीं तब से तो मज़ा आएगा नहीं। और मैं चाहता हूँ कि मज़ा आए आपको, मैं ये मज़ा हिंदुस्तान के हर युवा को देना चाहता हूँ, मतलब हर बच्चे को देना चाहता हूँ, मज़ा आना चाहिए। देन नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन, क्या होता है नर्वस सिस्टम? It is system of conducting tissues that receive the stimulus and transmit it to other parts of the body, forming a network of nerves. एक सांस में बोल गया, बहुत सारी नर्व्स का एक सिस्टम होता है, जिसमें से क्या होता है, स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन लेते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाते हैं, जहां पहुंचानी है, जहां हेड क्वार्टर वहां ले जाते हैं, वहां से आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाते हैं। ये सारा सारा काम जो होता है किसमें होता है? नर्वस सिस्टम में होता है। इट इज इन्वॉल्व इन रिसीविंग इंफॉर्मेशन, जनरेटिंग रेस्पॉन्सेज टू दैट इंफॉर्मेशन, जिसको हम मोटर रेस्पॉन्स बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग काम करवाना, ये सारा काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। नाम सुना हुआ नर्वस सिस्टम का? नाम सुन, आप जो नर्वस होते हो एग्जाम टाइम में, उस नर्वस, वो नर्वस होना अलग मैटर है ना, ये नर्वस अलग होना मैटर है। क्या क्या काम हो गए नर्वस सिस्टम के? ठीक है, मैंने कहा पहले नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, फिर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, फिर चैप्टर खत्म। इतना सा चैप्टर है खाली, बस नर्वस सिस्टम पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना, चैप्टर खत्म बस। कीप्स अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू सेंसरी ऑर्गन। पहला काम क्या हो गया? सेंसरी ऑर्गन के थ्रू आपको चारों तरफ जो एनवायरनमेंट में क्या सिस्टम चल रहा है उससे आपको इन्फॉर्म्ड रखना। सेंसरी ऑर्गन पढ़े थे अपन रिसेप्शन, 5 पढ़े थे, कौन कौन से थे? आईज, नोज, स्किन, ईयर, टंग, सारे हो गए क्या? सारे हो गए, ठीक है। तो ये जो है सारे क्या है, इनसे आपको इंफॉर्मेशन बताना कि भाई आसपास माहौल कैसा है, भाई बारिश हो रही है, सर्दी लग रही है, गर्मी हो रही है, बरसात हो रही है, काटा लग रहा है, ठंड लग रही है, जुकाम हो रहा है, जुकाम तो आपको हो रहा है, बट एनवायरमेंट में क्या हो रहा है वो सब बताना है ना। हवा चल रही है, धीरे चल रही है, तेज चल रही है। कंट्रोल एंड हार्मोनाइज ऑफ वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटी, एग्जाम्पल रनिंग एंड राइटिंग। जो भी वॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, जो आप अपनी मर्जी से करते हो, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्टिविटी क्या होती है बताऊंगा आपको मैं। जो आपकी मर्जी से करते हो वो सब, जैसे आप चल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, उन सब को भी कंट्रोल करना, ये भी इसका काम हो गया, नर्वस सिस्टम का काम हो गया। अब तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, आप चल भाग भी रहे हो नर्वस सिस्टम की वजह से, पता ही था आपको, नहीं पता था, मैं बता दिया ना आपको, अब पता चला आपको। इनेबल अस टू रिमेंबर, थिंक एंड रीजन, आपको याद रखना, सोचना, रीजन देना, तर्क देना, है ना। कोई आपसे बहस कर रहा है तो उसको चमकाना, उस बहस के लिए पॉइंट लेके आना, वो सारी सारी चीजें याद रखना कि भैया पिछले मेरे बर्थडे पे तूने तो मुझे 50 वाली चॉकलेट दी थी, मैं तुझे 100 वाली चॉकलेट क्यों दूं, तो ये याद रखना है कि नहीं है। मेरा बर्थडे तो 24 सितंबर को आता है, तूने तो मुझे 27 सितंबर पे विश किया था, तो ये सब चीजें याद रखना। ये सब चीजें याद कौन रखता है? नर्वस सिस्टम याद रखता है। कौन याद रखता है? नर्वस सिस्टम। रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटी सच एज ब्रीथिंग एंड बीटिंग ऑफ हार्ट। इसका इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी जो कि आपकी मर्जी से नहीं करो, जो अपना पूरी से हार्ट बीट करना, हार्ट बीट करना, जैसे कि इसके अलावा ब्रीथिंग, सांस लेना, ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है। ये भी कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम ही करता है। कौन करता है भैया? नर्वस सिस्टम ही करता है। फिर बात करें अपन नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करेंगे। अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यूरॉन्स, ब्रेन स्ट्रक्चर, नर्वस सिस्टम, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे अपन कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें होती है। तो न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन्स होते हैं, स्पाइनल कोड का भी इसमें काम होता है। इन सब चीजों का क्या क्या, ब्रेन के अंदर कौन से पार्ट होते हैं, वो सब चीजें अपन इस वाले टॉपिक में कवर करेंगे। कवर करें कवर, चलो भैया कवर करते हैं।
तो सबसे पहली जो चीज है ना, सबसे पहली, सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि है आपके नर्वस सिस्टम की, वो है न्यूरॉन। बोलो भाई क्या है? न्यूरॉन। कौन है? न्यूरॉन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है आपके नर्वस सिस्टम के अंदर। द बिल्डिंग ब्लॉक लिखा हुआ भी है, ठीक है। अ न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब इसके अंदर होते हैं, ये फोटो दिख रही है क्या? दिख रही है ना, ये न्यूरॉन है। ये आपने पहले भी क्लास में पढ़ी होगी, बट वापस बताता हूँ आपको मैं क्या क्या चीजें होती है, सबके बारे में बात करेंगे। तो इस न्यूरॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उन पार्ट्स की बात करते हैं, क्या क्या चीजें होती है। पहला हो गया सेल बॉडी। ये बीच में दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, मेरा वाइट कलर है क्या? पिंक कलर है ना? ये दिख रहा है ना बीच में, ये क्या है? ये एक सेल। आपने सेल का स्ट्रक्चर दे रखा है ना, वो 9th क्लास में पढ़ा था सेल के, एनिमल सेल, प्लांट सेल, तो ऐसा दिखता है सेल। उस सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है, तो ऐसा इस सेल है, ये एक तरह का क्या है, ये सेल है, सेल बॉडी बोलते हैं इसको। इट इज ए स्टार शेप्ड विच कंटेन न्यूक्लियस विथ अबंडेंट साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। इसके अंदर भी जैसे सेल में ऐसे आपके न्यूक्लियस होता है, वैसे इसमें भी होता है। सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इसमें भी होता है, लेकिन उसको अपन न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? न्यूरोप्लाज्म। या बीच में भरा हुआ है क्या? न्यूरोप्लाज्म। द इंफॉर्मेशन ऑन एक्वायर्ड बाय इट ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। अब इसमें से इंफॉर्मेशन निकलती कैसे है? तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू निकलती है। भाई बॉडी में करंट दौड़ता है, पता है आपको, पर वो बहुत कम होता है, बहुत कम। आपके जो ये करंट आपकी बॉडी में इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है ना, करंट के थ्रू करती है, बट वो बहुत 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 कम होता है, ठीक है। समझ में आ गया? ये सेल हो गया, सेल बॉडी हो गई, बीच में न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। फिर अगला है आपके डेंड्राइट। क्या है भैया? डेंड्राइट। द हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रो क्या है? प्रोट्रूडिंग आउट फ्रॉम मार्जिन्स ऑफ सेल बॉडी इज कॉल्ड डेंड्राइट। इट रिसीव द नर्व इम्पल्स। ये जो दिख रहे हैं आपको साइडो साइडो में, ये साइडो साइडो में बाल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं क्या? ये इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। इनका काम क्या होता है? एक जैसे ये क्या होते हैं, न्यूरॉन्स बहुत सारे होते हैं ना, बिलियंस मिलियंस बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, तो एक कोई न्यूरॉन है, ठीक है, एक न्यूरॉन है, ये उसके डेंड्राइट है, ये एक्सॉन है, ये उसके नर्व एंडिंग है ना। तो एक और न्यूरॉन इससे जुड़ा हुआ होगा, ऐसे कैसे क्या होगा? एक और न्यूरॉन, अब ये एक न्यूरॉन है, ये इस न्यूरॉन की नर्व एंडिंग इसके डेंड्राइट से जुड़ी हुई है। फिर इसके डेंड्राइट के बाद में ये यहाँ से, अबे तेरी कहाँ जा रहा है, ये यहाँ से मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई इंफॉर्मेशन आई है अपने पास में, क्या आई है? इंफॉर्मेशन आई है। अब वो इंफॉर्मेशन इसके पास पहुंची, यहाँ पहुंची, फिर यहाँ से यूँ होती हुई यहाँ गई जाएगी, फिर वो दूसरे न्यूरॉन के पास जाएगी, यहाँ से डेंड्राइट से, फिर वो यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर दूसरे अलग न्यूरॉन के पास में, ऐसे वो न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसफर होती रहती है ना। तो डेंड्राइट जो होता है ये क्या करता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने का काम करता है। फिर है आपका एक्सोन या एक्सोन, ये रहा एक्सोन, ये दिख रहा है ना, ये लंबा लंबा, ये क्या है? एक्सोन है। इट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन सेल बॉडी। सबसे लंबा होता है सेल की बॉडी, सबसे लंबी चीज कौन सी होगी? एक्सोन ही हो गई। इट एंड्स इन सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सोन टर्मिनल्स। इसके यहाँ पे ऐसे बहुत सारे और स्ट्रक्चर होते हैं, इसको एक्सोन टर्मिनल या नर्व एंडिंग बोलते हैं। ये सब बहुत सारे होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट। ये वापस यहाँ से सेल बॉडी के डेंड्राइट, दूसरे वाले जो सेल, अगला जो ऐसा सेल होगा, उस अगले सेल के अंदर भी ऐसे कैसे क्या होंगे? डेंड्राइट होंगे, तो वो इंफॉर्मेशन उस डेंड्राइट तक पहुंचाता है, फिर वापस ऐसे ट्रांसफर होएगी सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, अगले न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करता है। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स ट्रांसफर करते हैं। न्यूरॉन्स के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये तो सेल बॉडी हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, ये यहाँ पे न्यूरोप्लाज्म हो गया, ये डेंड्राइट हो गया। डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन इसमें आएगी, सेल में होकर के एक्सोन में जाएगी, यहाँ से इसकी नर्व एंडिंग में जाएगी, यहाँ से दूसरे सेल के पास पहुंच जाएगी, फिर तीसरे सेल के पास में से ट्रांसफर हो जाती है। ये हो गया न्यूरॉन का काम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? न्यूरॉन का डायग्राम याद रखना, न्यूरॉन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उन कौन कौन पार्ट्स का क्या क्या काम है, वो क्या क्या करते हैं, वो याद रखना, याद रह जाएगा। सिंपल सिंपल तीन तो चीजें, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सोन। कितना सिंपल है, इतना सिंपल है न्यूरॉन। तो बच्चे बोलते हैं सर न्यूरॉन का काम टफ है, कहाँ टफ है भैया, इतना इजी काम है। एक और चीज पढ़ते हैं अपन, ठीक है। साइनेप्स, क्या नाम लिखा हुआ है भैया? साइनेप्स। क्या होता है साइनेप्स? इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। जो मैंने आपको बताया ना कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक इसकी नर्व एंडिंग है, ये इसकी नर्व एंडिंग है,
और ये दूसरे डेंड्राइट की जो स्टार्टिंग है। तो ये दोनों की एक की स्टार्टिंग और एक की एंडिंग जो होती है ना, ये एक की स्टार्टिंग और एक की एंडिंग, इनके बीच में क्या होता है, एक फाइन गैप होता है, टच नहीं होते हैं आपस में। क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, यहाँ बीच में हल्का सा गैप होगा। क्या होगा, गैप होगा। जैसे यहाँ से इन दोनों के बीच में क्या होगा, गैप होगा। इस गैप को अपन साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, याद रहेगा। जैसे ये देखो, दिख रहा है, ये फोटो दिख रही है कि ये दूसरे की, इसकी नर्व एंडिंग एक उसके न्यूरॉन की, ये दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया, तो इनके बीच में ऐसा गैप होता है, इसको अपन साइनेप्स बोलते हैं। इट इज अ साइट वेयर एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है केमिकल सिग्नल में चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे उसको डायरेक्ट टच ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ केमिकल्स होते हैं बीच में, तो केमिकल सिग्नल में चेंज होता है, फिर दूसरे न्यूरॉन के पास में इंफॉर्मेशन पहुंचती है, फिर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में जाती है वापस, फिर वापस से दूसरे साइनेप्स से जुड़ती है। समझ में आ गया, साइनेप्स समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सेंसरी न्यूरॉन, the receptor pass the information to the brain through a type of nerve cell called sensory neuron। जो रिसेप्टर है वो इंफॉर्मेशन पास कराता है कहाँ पे, ब्रेन, थ्रू अ टाइप ऑफ नर्व सेल कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। जो आपकी ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन ले जा रहा है, कौन, न्यूरॉन, उस न्यूरॉन को बोलते हैं अपन सेंसरी न्यूरॉन। दो टाइप के न्यूरॉन हो गए। पहला न्यूरॉन कौन सा हो गया, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, आपके रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन मिली और सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचा रहा है, आपके ब्रेन तक पहुंचा रहा है, उसको बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा होता है कि मोटर न्यूरॉन। वो क्या होता है, मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन मेनली मसल एंड ग्लैंड। ये वापस ब्रेन से इंफॉर्मेशन वापस इफेक्टर तक लेके जाता है, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके आता है रिसेप्टर से, और ये इंफॉर्मेशन वापस लेके जाता है उस इफेक्टर तक कि जैसे मान लो, जस्ट इमेजिन कि एक गरम गरम प्लेट है, उस गरम गरम प्लेट के मैंने गलती से हाथ लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने हाथ लगाया तो मुझे फील हुआ, मेरी स्किन जो रिसेप्टर उसने बताया कि भाई प्लेट गर्म है। अब वो इंफॉर्मेशन मेरे यहाँ से न्यूरॉन से होती 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 सब न्यूरॉन में ट्रांसफर होती 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 इधर आएगी, खोपड़े में जाएगी। अब खोपड़े ने, ये कौन से न्यूरॉन में गए, सेंसरी न्यूरॉन, सब सेंसरी न्यूरॉन लेके गए। अब खोपड़े ने बोला कि भाई गरम गरम प्लेट है, हाथ जल जाएगा, कुछ फालतू क्यों पंचायती करनी है, मैं हाथ डाला है वहां से, तो उसने हाथ चलाने के बोला। अब वो जो इंफॉर्मेशन वापस ले जा रहा है वो मोटर न्यूरॉन ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है, मोटर न्यूरॉन। फिर वो मोटर न्यूरॉन मेरे मसल तक ले जाके जाएगा, क्योंकि हाथ की मसल ही तो खींचेगी, तो हाथ की मसल तक वो इंफॉर्मेशन जाएगी, और फिर वो मसल जो है काम करके अपना हाथ हटाएगी। बात समझ में आएगी नहीं है, इस टाइप से पूरा ये नर्वस सिस्टम काम करता है। कुछ क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ हुआ। अब मैं बताता हूँ, देखो अब दो टाइप की एक्शन जो अपनी बॉडी करती है। जब स्टिमुलस में ऐसे एक्शन तो होते हैं, नर्वस सिस्टम ऐसे काम करता है, ऐसे इंफॉर्मेशन आती है, आपका माइंड ऐसे जो बोलता है वो करता है। पर ये जो एक्शन होते हैं, ये जो चीजें होती हैं, ये दो टाइप की होती है। वैसे तीन टाइप की होती है, बट मेनली दो टाइप की होती है, तीसरा टाइप अलग टाइप का है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला हो गया वॉलेंट्री एक्शन। क्या हो गया भैया, बोलो वॉलेंट्री एक्शन। क्या होता है वॉलेंट्री एक्शन, एक्शन, एक्शन नहीं एक्शन। These are the actions which need thinking and are performed knowingly। जो आप सोच के, जो आप जान करके करते हो, उसको बोलते हैं अपन वॉलेंट्री एक्शन। जैसे कि ये पेन है, नीचे रखा हुआ है, स्टाइलस है, मैं सोच करके, जान करके मेरे हाथ से इस पेन को मैंने उठाया, तो ये कौन सा एक्शन हुआ, ये वॉलेंट्री एक्शन। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ, ये कौन सा एक्शन हो गया, वॉलेंट्री एक्शन। आप नोटबुक लेके बैठे हो, पढ़ रहे हो, आपका फोन या टैबलेट या लैपटॉप लेके बैठे हो, मुझे देख रहे हो, तो वो कौन सा एक्शन हो गया, आपकी मर्जी से देख रहे हो, वो वॉलेंट्री एक्शन हो गया। आप चलते हो, आप लिखते हो, आप साइकिल चलाते हो, या आपकी मर्जी से कर रहे हो सारे काम, ये कौन से हो गए, वॉलेंट्री एक्शन हो गए। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, स्पीकिंग टू द फ्रेंड, राइटिंग अ लेटर टू अ फ्रेंड। फ्रेंड को लेटर तो कौन नहीं लिखता है आजकल, तो भैया स्नैपचैट का जमाना है, स्नैपचैट इंस्टाग्राम का जमाना है, आजकल लेटर नहीं लिखते भैया, लेटर वाला जमाना तो गया। लेटर तो मेरे जमाने में नहीं था यार, उससे पहले जमाने में रहे होंगे, मेरे जमाने में इंस्टा आ गया था। कोई बात नहीं। अब आप बोलोगे कि सर सारे काम तो वॉलंटरी तो होते हैं, मतलब कि मैंने तो इस दुनिया में सब काम देखा ही नहीं है जो कि इनवॉलंटरी, मतलब सब अपनी मर्जी से करता हूँ, सारे काम अपनी मर्जी से करता हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ काम होते हैं जो आपकी मर्जी से नहीं करते, वो अपने आप होते हैं अपनी बॉडी में, उनको बोलते हैं अपन इनवॉलेंट्री एक्शन। क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन। These are not under the control of the will of an individual and are automatic response to a stimulus which is not under the voluntary control। आपके कंट्रोल में नहीं है ये एक्शन, आप चाह के भी इसको रोक नहीं सकते हो। इट ऑकर्स विदाउट द कॉन्शियस चॉइस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आपकी कॉन्शियस चॉइस नहीं, आप सपने में भी हो तो भी कर लोगे,
आप बेहोश हो तो भी एक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रीथिंग, सांस लेना। आप नींद में होते हो, आप बेहोश भी हो गए तभी सांस लेते हो ना। आप कॉन्शियस चल ही नहीं रहा है, ठीक, बेहोश हो कुछ टाइम तक आपको दिमाग चल ही नहीं रहा ना, बिल्कुल ठप है, साइलेंट, वो क्या हो गया, क्या कहते हैं उसको, स्लिप मोड में चला गया, शट डाउन हो गया। शट डाउन तो नहीं कहते, शट डाउन तो मरेगा जब, क्या सिर्फ स्लिप मोड में चला गया। बट फिर भी आप सांस तो ले रहे हो ना, सांस तो ले रहे हो आप, वो ब्रीथिंग कर रहे हो, इनहेल एक्सेल तो कर रहे हो आप। तो वो आपने आपकी मर्जी से नहीं किया, तो इस टाइप के एक्शन को क्या बोलेंगे अपन, इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे क्या हो गया, डाइजेशन। आप सो जाओ, आपकी बॉडी डाइजेस्ट करेगी अपने आप, या आपने पेट में बस सामान रख दिया तो डाइजेस्ट अपने आप हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक बॉडी करती है, आपका उस पर कंट्रोल है ही नहीं। जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आप आंखें पलक झपकते हो, आप जानबूझ के यार बहुत देर हो गई, 5 मिनट हो गए यार, देखते देखते पलक झपक लेता हूँ एक बार, ऐसे करते हो क्या? या बहुत देर हो गई, 15-20 सेकंड हो गए हैं, एक बार पलक झपक लेते हैं, ऐसे करते हो क्या? नहीं करते हो ना, अपने आप ही होता है ना। तो ब्लिंकिंग ऑफ आइज भी अपने आप ही होता है। खांसी आती है आपको, छींक आती है आपको, वैसे वो उसमें रिफ्रेश में आ जाएगा, बट कोई बात नहीं। ये ऑप्शन, ये जो चीजें हो गई है, या फिर हार्ट बीट होती है, दिल धड़कता है आपका, क्या आप बोलते हो क्या यार 1 घंटा हो गया यार, दिल धड़का नहीं, बस उसमें खून पंप मार देता हूँ एक बारी, बहुत देर हो गई, खून नहीं गया होगा, ऐसे करते हो क्या? नहीं करते हो ना, अपने आप होता है। तो ये अपने आप जो चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, इनवॉलेंट्री एक्शन। क्या बोलते हैं भाई, बोलो, इनवॉलेंट्री एक्शन, बोलो। हाँ, आवाज आ रही मेरे को? हाँ, कुछ बच्चे ही बोले, सब बोले ही नहीं। फिर है ब्रीथिंग। आप बोलोगा सर कैसी बातें करते हो यार, अब तो आवाज आ रही है, आवाज आती है मेरे को, अंतर्यामी हूँ, तुम पता नहीं ज्योतिष आती है मेरे को, हाथ देखना भी आता है मेरे को, मुझे पता चल जाता है मुझे कौन देख रहा है इस टाइम पे, कैमरे के पीछे से कैसे बैठ के देख रहा है, साइड में कौन से टेप खुले हुए हैं, सब पता है मेरे को। ब्रीथिंग जैसे एग्जाम्पल हो गया, डायजेशन जैसे एग्जाम्पल हो गया, और ब्लिंकिंग जैसे कि एग्जाम्पल हो गया। समझ में आ गया? चले आगे। एक और टाइप का एक्शन होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, वही तो अपनी खास बात है, उसमें दिक्कत आ रही थी बच्चों को। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज क्विक, सडन एंड इमीडिएट रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस। क्विक, सडन और इमीडिएट रेस्पॉन्स एक स्टिमुलस के थ्रू करती है। जैसे आपको सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, ठीक है, तो आपको वो फील होता है, ठीक है, तो सर्दी लगती है तो आप फिर अंदर कमरे में चले गए, तो वो जो उसमें क्विक रेस्पॉन्स नहीं होता कुछ। और गर्मी लगती है, पसीना होता है ताकि इवोपरेशन हो गए, है ना, तो एकदम से नहीं होता। आपकी जो प्यूपिल होती है वो एडजस्ट होती है, मतलब है ना, ये भी तो कंट्रोल कंडीशन में होता है कि आप जब तेज धूप में जाते हो तो क्या होता है, आपको एकदम से दिखता नहीं अंधेरे से एकदम तेज धूप में जाओगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आंखों का प्यूपिल होता है ना, ये लाइट को कैप्चर करता है। तो अगर आप अंधेरे में हो तो ज़्यादा लाइट चाहिए देखने के लिए, तो वो उसको साइज बड़ी कर लेता है। फिर जब एकदम से रोड पे निकलोगे उजाले के अंदर, तब क्या होगा, उसकी साइज तो बड़ी थी प्यूपिल की, तो ज़्यादा लाइट एकदम से आंखों में मतलब दिखता नहीं है। ऐसे सेम आप बहुत धूप में हो तो लाइट वहाँ वैसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो लाइट अपने को कम चाहिए, इसलिए वो उसकी साइज को छोटा कर लेता है अपनी आँख के अंदर जो प्यूपिल होता है वो। फिर जब एकदम से आप अंधेर में होगे तो उसकी साइज छोटी थी, लाइट कम आ रही तो दिखता ही कुछ नहीं है, फिर 1-2 मिनट लगते हैं उसको फिर साइज बड़ा करने में। तो ये भी एक्शन तो है, ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, बट ये एकदम से नहीं होते हैं। तो कभी एकदम से जैसे कि आपके गर्म प्लेट के हाथ लगाया, हाथ लगाते आपका हाथ एकदम से खींच लिया आपने, जैसे आप चल रहे थे, आपके रोड पे कांटा आया, कांटा जैसे पैर पे हल्का सा चुभा, आपने एकदम से पैर खींच लिया, तो वो जो एक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। द पाथ ट्रेवल्ड बाय द इम्पल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स आर्क। और ये जो रास्ता होता है आपके न्यूरॉन्स का या इन सब चीजों का, ये इंफॉर्मेशन का, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर इस पूरे को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ये याद रखना भैया, रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज है, बताऊंगा आपको मैं रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज है, पर याद रखना क्या हो गया, समझ में आ गई? क्या लग रहा है, ये प्लेट है, इस प्लेट पर गर्म प्लेट पे हाथ लग गया बच्चे का, कुछ हाथ खींच लिया। फोटो में पूरे पर एडजस्ट करने वाला था, लेकिन फिर मैं लेट हो रहा था, मैंने कहा यार शूट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो रिफ्लेक्स आर्क के अंदर ये चीजें होती है, क्या होती है? सबसे पहले होता है स्टिम्युलस, बाहर के एनवायरमेंट के अंदर जो आपके चेंज आ रहा है उसको बोलेंगे स्टिमुलस। क्या बोलेंगे? स्टिमुलस। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये गरम गरम प्लेट है, इसमें से निकल रहा है धुआं, तो ये क्या हो गया, बोलो, स्टिमुलस। क्या हो गया? स्टिमुलस। सेकंड है आपके रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या हो गया? जैसे कि मान लो कि एक बंदा है, उस बंदे का ये हाथ है, क्या है ये, वाह क्या हाथ बनाया है मैंने। अब उसका ये हाथ जो है यहाँ पे टच हुआ, टच हुआ तो उसकी स्किन जो है वो क्या हो गई, यहाँ पे रिसेप्टर हो गया। फिर वो जो इंफॉर्मेशन है वो जाएगी आगे, ये उसकी ये मसल वसल के अंदर, ठीक है।
सेंसरी न्यूरॉन, मैंने बताया ना, जो इंफॉर्मेशन लेके जाता है, जो इंफॉर्मेशन एनवायरमेंट की लेके जा रहा है वो कौन है, वो सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है। उसके बाद में वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है स्पाइनल कॉर्ड के पास। कहां पहुंचती है वो, स्पाइनल कॉर्ड के पास में। स्पाइनल कॉर्ड के पास क्यों पहुंचती है, क्योंकि भाई इतना टाइम थोड़ी है कि भाई दिमाग दिमाग चलाएंगे करेंगे सोचेंगे, इतना टाइम तो है नहीं, इतना हाथ जल जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेता है इस नर्वस सिस्टम के अंदर। अबे ते कलर क्या हो गया इसके, पागल हो गया ये। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड के पास आती है। फिर यहां से वापस वो इंफॉर्मेशन जाती है मोटर न्यूरॉन के पास में। कहाँ जाती है, ये गई इधर से सेंसरी न्यूरॉन, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास में। फिर यहाँ से मोटर न्यूरॉन जो है ना, वो मोटर न्यूरॉन वापस से इंफॉर्मेशन के पास जाएगी। कहाँ जाएगी, आपके मसल के पास, हाथ के मसल के पास चली गई। हाथ की मसल के पास, इसके इफेक्टिव ऑर्गन बोलेंगे। इस मसल को बोला गया कि भैया हाथ हटा ले, हाथ तेरा जल जाएगा। इसने हाथ हटा लिया वापस से एकदम से, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये जो पूरा आर्क बना है ना, ये यूं यूं, ये यहां से इंफॉर्मेशन लेके जाने का फिर वापस लेके आने का, इसको अपन बोलते हैं रेफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं, रेफ्लेक्स आर्क। तो ये रखो आप याद। स्टिम्युलस सबसे पहले, बाहर का सबसे एनवायरनमेंट का स्टिम्युलस। उसके बाद में फिर क्या है, रिसेप्टर जिसने टच किया, सेंसरी न्यूरॉन जिसने इंफॉर्मेशन पहुंचाई, कहां पहुंचा, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड ने प्रोसेस किया, पता किया कि भैया जो है अपना हाथ जल रहा है, हाथ पीछे खींचना है। उसने बोला मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन गया इंफॉर्मेशन लेकर, किसके पास गया, मसल के पास में जाके। मसल को बोला फटाफट हाथ हटा, हाथ जल रहा है भाई का। मसल ने फटाफट से हाथ हटा लिया। पर ये काम इतना फास्ट होता है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं होता, ये काम इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है आप सोच भी नहीं सकते। आपने हाथ लगाते अपने आप खट्टे साथ खींच जाता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, उससे पहले हाथ वो हाथ खींच जाता है। इतना फास्ट ये डेटा ट्रैवल होता है, ये ट्रैवल नहीं, ट्रेवल इंफॉर्मेशन, ये यहाँ से ट्रेवल हो हुआ करके वापस से काम हो बोल करके काम हो जाता है, इतना फास्ट होता है। इसलिए इसको बोलते हैं रेफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रेफ्लेक्स एक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए, व्हेन यू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट विथड्रॉ योर हैंड फ्रॉम इमीडिएटली। टच, आप बोतल को टच करोगे तो फिर क्या होगा, आपका हाथ वापस खींच जाएगा। शिवरिंग व्हेन इट इज टू कोल्ड और स्वेटिंग व्हेन इट इज टू हॉट। सर्दी लगती है तो आप ठठाते हो, उसे गर्मी लगती है तो पसीना होता है। डायलेशन ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई टू लुक इन द डार्क एंड वाइस वर्सा। बताया आपको, आप अंधेरे के अंदर जब क्या होता है, आप क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, आप अंधेरे से उजाले में जाते हो तो आपको दिखता ढंग से नहीं है, एकदम क्या कहते हैं, चौंधिया जाती हैं आंखें। और उजाले से वापस अंधेरे में आते हो तब भी आपको दिखता नहीं ढंग से, वो भी किस वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। व्हेन यू स्मेल योर फेवरेट डिश योर माउथ वाटर्स। एकदम फेवरेट सी पिज्जा की बर्गर की खुशबू आ जाए, मुझे तो पसंद नहीं बट आपको आ जाए कभी, अबे वो तो पकौड़े की खुशबू आ जाए, मस्त पकौड़े की खुशबू आ जाए, गरम गरम ऐसे बड़े से कढ़ाई के अंदर से समोसे तल रहे हो, और समोसे ऐसे वो क्रिस्पी क्रिस्पी से बाहर बाहर से। वो समोसे जो पता है, जब बढ़िया समोसे बनते हैं ना, उसमें बिल्कुल जैसे बाहर निकालो उसमें तेल नहीं रहता। तो समोसे को जैसे बाहर निकालो उसमें बस बिल्कुल तेल नहीं रहता है, ब्राउन ब्राउन कलर के हल्के हल्के से छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े ज़्यादा वो ज़्यादा बड़े नहीं, भाई साहब समोसे। उसको फिर प्लेट पे रखो, प्लेट पे रखने के बाद उसको हल्का सा फोड़ो, तो उसमें से वो गरम गरम आलू और उसके गरम गरम मसाले में से धुआं निकलता है। और भाई क्या जो खुशबू, वो जो नाक में के अंदर वो मैदे की, उस मैदे के अंदर रखे हुए गरम गरम आलू की, उन मसालों की जब खुशबू नाक में जाती है, और भाई साहब स्वाद आ गया, तो मजा आ जाता है एकदम से। तो वो जो खाना आपके सामने रखा होता है, उस रखे हुए खाने की वजह से आपके मुंह में पहले पानी आ जाता है। क्यों, क्योंकि आपका वो माउथ रेडी कर रहा है भाई, इसको पहले से भी खाना आ रहा है, तो वो पचाने के लिए पड़ा ना उसमें लाइफ प्रोसेस में कि डाइजेशन के लिए वो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, ताकि वो उसको लिक्विफाइड कर सके, निकल सके अपन उसको, है ना। तो इस वजह से वो पहले ही रेडी हो जाता है कि खाना आने वाला है, ठीक है, पहले से काम कर लेते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रेफ्लेक्स एक्शन। अब तो मैं समोसे याद दिला दिए यार मुझे, यार समोसा खाने का मन कर रहा है मेरा। चलेंगे फिर कभी खाने। अब वो मैं बोला था ना, किसी तुम्हारी क्लास में बोला था, 9वीं क्लास में बोला था, हाँ, कि जो भी मुझे क्वेश्चन का आंसर देखा उनके घर पे बेसन लड्डू भिजूंगा मैं। हाँ, तो अब बेसन लड्डू नहीं भिजवा रहा हूँ, बेसन लड्डू कैंसिल, समोसे भेजूंगा। समोसे ठंडे हो जाते हैं लेकिन यार ना, समोसे ठंडे हो जाते हैं। हाँ, जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको भाई, हाँ, नए नए सब्सक्राइब जो भी बढ़ते जाएंगे, जो चैनल को नया सब्सक्राइब, अरे वॉल्यूम डिस्टर्ब हो गई, हेलो 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 हेलो, हाँ क्या कह रहा था मैं, हाथ लग गया इस माइक के। हाँ, तो भाई समोसे ठंडे हो जाते हैं, जो भी अपने चैनल पे सब्सक्राइब करेगा उसको भाई साहब आधा किलो बेसन के लड्डू घर पहुंचा दिए जाएंगे। वो फैमिली में एंट्री में होता है ना यार, नए नए कोई सदस्य आते हैं घर के अंदर, तो फिर उनको मुँह मीठा कराना पड़ता है। तो अपनी फैमिली में आप एंटर करोगे सब्सक्राइब करके, तो फिर मुँह मीठा कराना पड़ेगा, तो आधा किलो बेसन के लड्डू भी आपके घर पे पहुंचा दिए जाएंगे। मुझे कमेंट कर देना सर बेसन का लड्डू आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलो
स्टिम्युलस एंड रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। स्टिम्युलस क्या हो गया? स्टिम्युलस इज अ ऑब्जर्वेबल एंड डिटेक्टेबल चेंज इन द एक्सटेंड और एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होता है उसको स्टिम्युलस बोलते हैं अपन। और रेस्पॉन्स उसके अंदर क्या होता है? फाइनल रिएक्शन होता है जो रिफ्लेक्स एक्शन के बाद होता है। ठीक है, स्टिम्युलस जो आपकी उसने गर्म प्लेट थी वो क्या थी? स्टिम्युलस थी। उसके बाद में जो अपना हाथ हटाया वो क्या हो गया? रेस्पॉन्स हो गया। ठीक है, रेस्पॉन्स हो गया। अब इसके अंदर तीन तरह की जो चीजें होती है, तीन तरह की चीजें होती है इस रिफ्लेक्शन के अंदर। वॉलेंट्री हो गई, इनवॉलेंट्री हो गई और रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। ठीक है, बताइए दिया मैंने आपको। जो वॉलेंट्री एक्शन होते हैं वो क्या करते हैं? वो फोर ब्रेन, आपके माइंड का फोर ब्रेन होता है, मैं बताऊंगा क्या होता है, वो कंट्रोल करता है, जैसे कि टॉकिंग, राइटिंग, वॉकिंग। जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है उसको आपका मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन कंट्रोल करता है। अपने ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, बात करेंगे ब्रेन के बारे में। जैसे एग्जांपल हो गया आपके हार्ट बीट हो गया, वोमिटिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इनवॉलेंट्री हो गए। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है? कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, इसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। तो याद रहेगा, याद रहेगा। जो वॉलंटरी एक्शन है उसको मैंने बताया था इससे पहले, वॉलंटरी इनवॉलंटरी में पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। वॉलंटरी के अंदर जो एक्शन में बता दिया कैसे क्या होते हैं। तो वॉलंटरी एक्शन जो आपका फोर ब्रेन कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी आपके मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन कंट्रोल करता है, और रिफ्लेक्स एक्शन जो कौन करता है कंट्रोल, इसका हेडमास्टर कौन है, इसका इंचार्ज ऑफ मैनेजर कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। एग्जांपल के लिए विड्रॉल ऑफ हैंड ऑफ गर्म, आप प्लेट के ऊपर हाथ लगा दोगे तो हाथ पीछे खींच लो, इसको बोलेंगे अपन। मेरे पैर में तार फंस गया, फिर से गिरता गिरता बचा मैं, लाइव दांत टूट जाता है मेरे कैमरे के सामने, बट दांत टूटने से बच चुके हैं ऑलरेडी। नीड ऑफ रिफ्लेक्स। अब इस रिफ्लेक्स आर की रिफ्लेक्शन की जरूरत क्यों है आपको? सर वॉलंटरी इनवॉलंटरी दिमाग से अपना काम कर तो रहा था, पॉकेट में फालतू क्या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आपने एक्स्ट्रा एक जिम्मेदारी दे रखी है, एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे हो स्पाइनल कॉर्ड को आप। क्यों जरूरत है? कि इन सम सिचुएशंस सच एज टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग, वी नीड टू एक्ट क्विकली। कभी कभी ऐसा होता है गर्म प्लेट के हाथ लगा दिया, किसी ने आपकी सुई चुबा दी, तो कहीं कांटा चुभ गया आपके, तो उसमें आपको क्विक एक्शन करना पड़ता है। ज्यादा टाइम मेरे पास है नहीं है, वी नीड टू एक्ट क्विकली, अदरवाइज आवर बॉडीज वुड बी हार्म्ड, हेंस दिस रिस्पांस इज जनरेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेन। तो इस वजह से कि इतना जल्दी एक्शन करना पड़ता है अपने को, इतना टाइम नहीं है, तो ब्रेन के पास क्यों भेजो भाई, अपने एक मैनेजर ही बिठा दो अपने, तो वो काम कर लेगा, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अपना काम कर देता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? समझ में आ गई। तो अगर मान लो कि बहुत सारी चीजें होती है जो जैसे कि वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन, तो सोचना पड़ता है, इतना टाइम थोड़ी देंगे, या फिर सोचूंगा एनालिसिस करूंगा, प्लेट गर्म लग रही है, हटाऊं नहीं हटाऊं, अगर मैं नहीं हटाऊंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, तो मुझे 2 दिन की स्कूल की छुट्टी मिल जाएगी, पर मुझे होमवर्क भी करना था तो मैं होमवर्क नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे सोचोगे क्या? नहीं, ऐसे सोचने का टाइम नहीं है, तो सीधा ही प्लेट पे हाथ रखते ही सीधा स्पाइनल कॉर्ड आप ही हटा, तुरंत काम। ऐसे काम होता है, समझ में? बॉडी कितनी बढ़िया है यार, मेरे को इस चीज़ें पढ़ने में बड़ा मजा आता है, और आप लोगों के साथ पढ़ने में ज़्यादा मजा आ रहा है मेरे को, साथ साथ रहता नहीं हूँ, भाईचारा बना रहता है, भाईचारा में साथ साथ पढ़ते तो ज़्यादा मजा आता है। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब बॉडी कितनी मस्त बना रखी है, ये सब न्यूरॉन्स, ये सिस्टम कितने प्यारे प्यारे बना रखे हैं अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात? चलो आगे। अब बात कर रहे हैं अपन ह्यूमन नर्वस सिस्टम और स्ट्रक्चर की। नर्वस सिस्टम जो होता है इसके अंदर दो मेनली पार्ट होते हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट में होते हैं। पहला हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? उसमें होता है एक तो ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो स्पाइनल कॉर्ड का सारा काम अपन पढ़ चुके हैं क्या? स्पाइनल कॉर्ड में कोई दिक्कत है क्या? रिफ्लेक्स सिस्टम को पूरा कंट्रोल करने का मैनेजर साहब का उनका काम है, उनके मैनेजर का, उनका डिपार्टमेंट का सारा काम आप समझ चुके हो। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कैसे ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स के थ्रू पहुंचता है, मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें पढ़ चुके हो। अब बात करेंगे अपन ब्रेन की, फिर बात करेंगे अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। ब्रेन की बात करते हैं भैया, ठीक है? हाँ भाई साहब, ये दिख रहा है ना अखरोट जैसा, ये अखरोट जैसा दिमाग दिखता है अपना, ये बड़ा मस्त होता है। तो ह्यूमन ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ह्यूमन ब्रेन जो है आपका मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, मतलब वो स्पाइनल कॉर्ड था वो तो मतलब असिस्टेंट मैनेजर था, जो कि ऐसे छोटे मोटे काम हो जल्दी करना हो वो कर लेता। बाकी मेन आदमी कौन है अपना? मेन आदमी अपना ये है, ये अखरोट है अपना मेन आदमी। इट इज इनक्लोज्ड इन क्रेनियम एंड इज प्रोटेक्टेड बाय सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड व्हिच एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर। इसके बाहर जो होता है क्रेनियम होता है, टफ होता है, टक टक आती है खोपड़े में आवाज, वो क्रेनियम से प्रोटेक्ट होता है ताकि आसानी से टूटे फूटे नहीं। वैसा अब वो बड़े साहब होते हैं तो बड़े साहब का ऑफिस भी तगड़ा वाला होता है ना वैसा। उसके अलावा उसमें होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड,
वो फ्लूइड क्या करता है, इसको शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। एक बार जाकर टकरा भी जाओ एक बार तो एकदम से शॉक नहीं लगे आपकी बॉडी में। तो वो लिक्विड होता है, वो फ्लूइड होता है जो कि वो शॉक एब्जॉर्ब को उसको एब्जॉर्ब कर लेता है झटके को, तो वहां पे काम करता है। तगड़ा वाला ऑप्शन, एसी एसी लगे हुए तगड़े वाले, क्यों भाई हेड मास्टर। ह्यूमन ब्रेन है 3 मेजर पार्ट, में बताया भी था आपको 3 मेजर पार्ट है भैया अपने दिमाग के खोपड़े के, कितने 3 पार्ट है। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हाइंड ब्रेन। याद रहेगा नाम रखो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन क्या होते हैं ये, उनके बारे में बात करते हैं। ये दिख गई भी फोटो, ढंग की फोटो, वो अखरोट वाले थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। ये फोटो देखो आप, तो इसके ना देखो ये जो बाहर दिख रहा है ना, ये स्कल बोलते हैं इसको, ये हो गया आपके क्रेनियम। क्या हो गया, क्रेनियम। उसके बाद में फिर यहाँ क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। उसके बाद में देखो ये आगे वाला जो पार्ट है ना, ये हो गया आपके फोर ब्रेन, ठीक है। ये बीच वाला हो गया आपके मिड ब्रेन, और ये पीछे वाला हो गया आपके हाइंड ब्रेन। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये क्रेनियम हो गया आपके, और ये हो गया बीच में सेरिब्रम। क्या हो गया, सेरिब्रम। अब इन सब के क्या क्या काम होते हैं वो अपन आगे बात करते हैं। पहला फोर ब्रेन क्या है भैया, फोर ब्रेन मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरिब्रम। सेरिब्रम भी बोलते हैं इसको अपन, फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिमाग के अंदर सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड आदमी कोई है तो वो कौन है भैया, ये सेरिब्रम, ये अपना फोर ब्रेन है। क्या काम होते हैं इसका, तो पहला तो हो गया थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। द सेरिब्रम सर्व्स एज द प्राइमरी सेंटर ऑफ कोग्निटिव, मैं हकला जाता हूँ ऐसे इंग्लिश के अंदर, कोग्निटिव प्रोसेस एंड कॉन्शियस थॉट। इंग्लिश की बात नहीं, कुछ वर्ड से जाते हैं ना तो वहां पे थोड़ा सा मैं जीवान लड़खड़ा जाती है मेरी, कोई बात नहीं, भाई लोग समझदार, भाई लोग समझते हैं भावनाओं को। कोग्निटिव प्रोसेस एंड कॉन्शियस थॉट, तो आपके जो दिमाग जो सोचता है ना, क्या करता है, सोचता है, रीजन करता है, थिंक करता है, तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या हो गया, आपका सेरिब्रम हो गया या फोर ब्रेन हो गया। समझ में आ गई, सबसे इंपॉर्टेंट कौन गया, सेरिब्रम, सोचने का काम करता है। कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री मतलब जो आपकी मर्जी से आप करते हो, तो मैनेज ऑल डिलिबरेट मूवमेंट्स एंड कॉन्शियस मोटर फंक्शन थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में जितने भी वॉलेंट्री एक्शन है जो आपकी मर्जी से कर रहे हो, आप चल रहे हो, फिर रहे हो, बात कर रहे हो, गा रहे हो, लिख रहे हो, मैसेज कर रहे हो, चैट कर रहे हो, दिल वाले इमोजी भेज रहे हो, ये सारे के सारे काम कौन करता है, वॉलेंट्री एक्शन जो आपकी मर्जी से कर रहे हो आप, कौन करता है, ये सेरिब्रम करता है। स्टोर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है भैया। एक्ट इज द रेस्पोजिटरी फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज एंड रिट्रीवल। जितनी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी सारी स्टोर यहाँ होते हैं। देखा किसी को फिल्मों में सिर पे पड़ता है लकड़ी की, तो फिर क्या होता है, उसकी मेमोरी चली जाती है, वो याद ही नहीं आता उसको, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, उसको याद ही नहीं आता है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ है, वो फोर ब्रेन में यहाँ लगती है, तो क्या होता है, मेमोरी लॉस हो सकती है। सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, आपको भूख लगती है ना, तो पता कैसे चलता, बताता कौन है आपको, आपको यही बताता है, सेरिब्रम बताता है आपको कि भूख लग रही है, आपको क्या लग रही है, भूख लग रही है। फिर रिसीव सेंसरी इंपल्स फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स। इसके अलावा जो भी सेंसरी इंपल्स हैं, जो भी आपके रिसेप्टर्स हैं, वो बताते हैं, इंफॉर्मेशन भेजते हैं, वो कहाँ भेजते हैं, आपके ब्रेन के पास भेजते हैं, सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास ही आती है। जो छोटे मोटे काम होते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू वो अपना वो देख लेता है, अपना स्पाइनल कॉर्ड देख लेता है, बाकी सब चीजें जो है सेंसरी न्यूरॉन सेंस करके यही आती है भैया अपने, ठीक है। प्रोसेस एंड इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी में जहां जहां भी सब हो रही है, सबकी फाइल पहुंचती है भाई कहाँ पर, सेरिब्रम के पास पहुंचती है, फोर ब्रेन में पहुंचती है अपनी। भाई आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ऐसा मौसम, आज ऐसा शरीर दुख रहा है, बुखार आ रही है, हाथ दुख रहे हैं, वहाँ जाना है, ये करना है, सब काम फोर ब्रेन का ही काम हो गया, ठीक है भैया। चलें आगे, नेक्स्ट पार्ट पढ़े, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या हो गया, फोटो दिखा दी मैं आपको, फोटो पता ही आपको बीच में है ना। इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विद द हाइंड ब्रेन, इट इज द पोर्शन ऑफ द क्रेनियल नर्वस सिस्टम। याद रखना, एक तो क्वेश्चन आ जाएगा, क्रेनियल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन है, तो मिड ब्रेन है। कौन है भाई, मिड ब्रेन है, ठीक है। हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को जोड़ने का काम करता है, बीच में होता है, दोनों को ही क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। सिस्टम एसोसिएटेड विद विजन, हियरिंग, मोटर कंट्रोल, स्लीप, वेक एंड टेम्परेचर। तो आपको टेम्परेचर का पता करवाना, स्लीप एंड वेक का पता करवाना, ठीक है। इन सब चीज़ों को, आपके जो विजन है, हियरिंग है, इन सब चीज़ों का ध्यान कौन रखता है भैया, मिड ब्रेन का काम है। ये सब चीज़ों का ध्यान कौन है, मिड ब्रेन का काम, याद रहेगा, याद रहेगा। हाइंड ब्रेन,
हाइंड ब्रेन कंप्राइज ऑफ, इसमें 3 पार्ट होते हैं। हाइंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट हो गए, पोन्स, मेड्यूला और सेरिबिलम। वो सेरिब्रम अलग था, वो सेरिबिलम अलग है ना, याद रखना। देखो ये हो गया आपके हैंड ब्रेन हो गया, इसमें 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेड्यूला और सेरिबिलम। याद रहेगा, ये याद स्पेशल कोड देखिए लिखी हुई है। 3 पार्ट हो गए भैया इसके। पहला हो गया पोन्स, सर्व्स एज इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग रीजन है, उन सबको कनेक्ट करने का काम किसका? पोन्स का। कनेक्ट विद स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल कोड मेडुला आपने देखा अभी, स्पाइनल कोड से टच होती है, कनेक्ट होती है। रेस्पॉन्सिबल फॉर कफिंग, स्नीजिंग, रेस्पिरेशन, ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन। सारे जो इनवॉलेंट्री एक्शन है वो सब के सब कंट्रोल कौन करता है? मेड्यूला। वॉलेंट्री कौन कर रहा था? आपका फोर ब्रेन सेरिब्रम कर रहा था। इनवॉलेंट्री कौन करता है? आपके हैंड ब्रेन के अंदर मेड्यूला करता है इनवॉलेंट्री एक्शन। सारे खांसी, छींक, बुखार, हार्ट बीट, सब चीजें कौन करता है? इनवॉलेंट्री एक्शन मेड्यूला करता है। सेरिबिलम क्या करता है? मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, से वॉकिंग, स्विमिंग, राइडिंग, आपकी बॉडी को बैलेंस करना सिखाता है ये। अब देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं वो 6-7 साल के हो जाते हैं बट फिर भी वो चल नहीं पाते ढंग से, है ना, वो इसे गिरते पड़ते चलते हैं ऐसे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो ये वाला पार्ट है ना, ये सेरिबिलम, ये ढंग से काम नहीं कर रहा, वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। साइकिल चलाते हैं अपन, स्विमिंग करते हैं, आपकी बॉडी को पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है उसके अंदर भी, तो वो भी काम किसका होता है? सेरिबिलम का होता है। बात समझ में आ गई? तो ये दिमाग के अंदर 3 पार्ट हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अपन सारे काम पढ़ लिए, मिड ब्रेन का काम पढ़ लिया और हैंड ब्रेन का काम भी अपने पढ़ लिया, स्पाइनल कोड का काम तो अपने पहले पढ़ लिया। इतना सा दिमाग है आपका, इतना सा काम है इसका। अब ये बेगली समझ लो, दिमाग के बाहर की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको क्रेनियम बोलते हैं, अंदर क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, भूलना मत भाई, दिमाग इंपॉर्टेंट है भाई, दिमाग से क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर बात कर रहे हैं अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। क्या बात कर रहे हैं अपन? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें दस याद रखो खाली आप, देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, ये दिमाग तो सब अंदर का कंट्रोल कर लिया, बाकी जो सब बाहर का मैटर है उसको कंट्रोल करने का जो सिस्टम होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। नर्व्स होती है बॉडी के अंदर, तो 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के और 12 पेयर्स होते हैं किसके? क्रेनियल नर्व्स के। बस इतना याद रख लो खाली, किसके अंदर? आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। बाकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो, उसके अंदर आपने स्पाइनल कोड भी पढ़ लिया और खोपड़ा दिमाग भी पढ़ लिया। ठीक है भाई, चलें आगे। चलो भाई आगे। अब बात कर रहे हैं अपन हॉर्मोन्स इन एनिमल। एनिमल मतलब ह्यूमन की बात करेंगे अपन, दिखती सीधी सी बात। तो एनिमल के तो क्या बात कर रहे हैं? ह्यूमन की बात करेंगे। तो दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स सेक्रेटेड बाय वेरी स्मॉल अमाउंट बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं इनको। एक तो अपनी बॉडी में 2 टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एक्सोक्राइन में क्या होती है? कुछ डक्ट्स होती है, नलियां होती हैं, वो क्या करती है आपके, वो लिक्विड, वो केमिकल छोड़ती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि नलिया वलिया कुछ होती है, डायरेक्ट केमिकल छोड़ती है ये, तो इनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं अपन। और उसके बाद में इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, बता ही दिया मैंने आपको। एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड कॉल्ड हार्मोन्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं आपके। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो भी हेल्प करता है हार्मोन्स के थ्रू। किसके थ्रू करता है ये? हार्मोन्स के थ्रू। हार्मोन्स क्या हो गए? केमिकल हो गए। आपकी बॉडी के अंदर केमिकल जो है पूरी बॉडी में फैले रहते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग। दिख रहा है ये आपको? दिख तो रही होगा। ये जूम करूं? दिख रहा है क्या? जूम कर लेता हूँ, चलो आप कह रहे हो तो। अब दिख रहा है? चलो, तो सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स के अलग अलग काम होते हैं, उन काम के बारे में बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सा काम है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। अब आधा गायब हो गया। अब ठीक है, चलो अब दिख रहा होगा आई थिंक। चलो, तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला है आपके हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस दिमाग में होता है, खोपड़े में होता है। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? खोपड़े में होता है। रिलीजिंग हार्मोन कौन सा हो गया भाई? आपके हार्मोन नाम लिखा हुआ, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होता है हाइपोथैलेमस। हार्मोन होता है इसके अंदर, रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं इसको। ये आपकी बॉडी में से, ये आपके दिमाग में से सेक्रेट करता है। क्या काम होता है इसका? रेगुलेट सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन जो होता है
उसको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या होता है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन निकलता है। वो रिलीजिंग हार्मोन था, ये क्या था, ग्रोथ हार्मोन निकलता है। स्टिमुलेट्स ग्रोथ, डिफिशियंसी कोज ड्वार्फिज्म, एक्सेस कोज ऑफ गीगानेटिज्म में। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं, 8 फीट के 9 फीट के, ग्रेट खली। आपने कुछ देखा होगा इतने इतने से लोग रहते हैं, इतने इतने से लोग रहते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं, जब इस हार्मोन की, पिट्यूटरी हार्मोन की, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकले हुए ग्रोथ हार्मोन की अगर डिफिशियंसी होती है, क्या होती है, डिफिशियंसी, कमी होती है, तो आदमी छोटा रह जाता है, ड्वार्फिज्म बोलते हैं। और अगर वो आदमी बहुत लंबा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, गिगाटिज्म बोलते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, उसमें जब ज़्यादा हार्मोन आ जाए तो। इस ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस भी इसको कंट्रोल करता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, समझ में आ गई नहीं आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को डायरेक्ट जो है टारगेट करता है, और ये वेरियस बॉडी सेल्स जो कि ग्रोथ करता है, आपकी बॉडी सेल जो जो भी ग्रोथ करने वाले पार्ट्स हैं, आपके हाथ पैर पूरे शरीर में जहां जहां भी ग्रोथ हो सकती है, उन सब सेल के अंदर जो भी ग्रोथ करने वाले हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला हुआ ग्रोथ हार्मोन। याद रहेगा, याद रहेगा। थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है आपके इस गला है ना, गला, इस गले के अंदर यहाँ पे होता है। एच, एच दिख रहा है आपको, एच दिख रहा होगा, यहाँ थायराइड होता है ना, एच जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कुछ आपके, यहाँ पे टच हो रहा होगा, यहाँ होता है आपके, उसमें से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्लैंड में से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, आरबीसी फॉर्मेशन, रेगुलेट कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल को ये रेगुलेट करता है। आरबीसी का फॉर्मेशन होता है इसकी वजह से। इसके अलावा ये मोटा और पतला भी कंट्रोल करता है। जो कभी जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना, क्या कहते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन, तो आदमी बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, डॉक्टर उठाती है इसे। और जब ये कम होता है तो क्या होता है, आदमी बहुत ज्यादा पतले होते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। बॉडी सेल्स और आपके हार्ट को जो कंट्रोल करता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है इसमें। क्या निकलता है, एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है। एड्रिनलिन इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन और पिलोक्रेशन, स्वीटिंग एंड हार्ट रेट। हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। पसीना ऐसे कंट्रोल होता है। आपकी जो प्यूपे होती है वो इससे कंट्रोल होती है। इसके अलावा इसको अपन क्या बोलते हैं, डू और डाई हार्मोन बोलते हैं, पता है आपको। इससे रश आता, मतलब वो होता है ना, कभी आप झूले में बैठे हो, कभी आप एकदम से वो बंजी जंपिंग कर रहे हो, तो आपको जो फीलिंग आती है ना, उस टाइम पे ये हार्मोन जो है इसके आपकी बॉडी में हो रहा था। आपने चलते थे शेर देख लिया जंगल में एकदम से, तो उस टाइम पे जो आपको जो फील हो रहा होता है ना, वो फील किसकी वजह से होता है, वो इस केमिकल एड्रेनलिन की वजह से होता है। किस वजह से होता है, एड्रेनलिन की वजह से। एड्रेनलिन एक हार्मोन का नाम है, केमिकल का नाम है, ठीक है भाई, याद रहेगा। कहाँ होता है, बॉडी टिश्यू और हार्ट के अंदर ये सिक्रेट होता है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज आपको पता ही है, पेनक्रियाज में से आपके एंजाइम्स भी निकलते हैं और हार्मोन भी निकलते हैं। एंजाइम्स जो है अपन उस ह्यूमन डाइजेशन के अंदर पढ़ चुके हैं, कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं। अपन अभी बात करें अपन हार्मोन की, तो 2 हार्मोन निकलते हैं, तो इंसुलिन और एक ग्लूकागोन, ठीक है। इसमें से 2 तो निकलते हैं आपके एंजाइम्स और 2 निकलते हैं आपके हार्मोन्स, ठीक है। तो ट्रिप्सिन और लाइपेज निकलते थे, इसके अंदर को याद हो तो आपने पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर के अंदर ही। और इसके अलावा इंसुलिन और ग्लूकागोन क्या है, ये हार्मोन्स जो निकलते हैं। इंसुलिन का काम क्या होगा, लोअर ब्लड ग्लूकोज बाय प्रोमोटिंग बाय ग्लाइकोजेनेसिस। और मतलब सीधी सी बात है कि आपके ये ब्लड शुगर लेवल है ना, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है कौन, पेन इंसुलिन और ग्लूकागोन। एक अगर ज्यादा हो जाए ब्लड शुगर तो उसको कम करता है, और अगर कम हो जाए तो उसको ज्यादा करता है आपके ग्लूकागोन। कम ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर है, उसको ये कंट्रोल करता है, और इंसुलिन जो है वो ज्यादा ब्लड शुगर है तो उसको कम करता है, ठीक है। लिवर, मसल और टिश्यूज जो है जहां पे ये इफेक्ट करता है। नहीं चले, नहीं चले तो एक वो भी देखिए, हाइपोथैलेमस का काम ये भी होता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस है ना, वो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है, लिख लेना उसको भी, मैं शायद देखना भूल गया। ये ब्लड शुगर को करता है, वो ब्लड प्रेशर को करता है, खत्म, चलो। उसके बाद में है आपके टेस्टीज, क्या है, टेस्टीज। ये टेस्टीज होता है केवल मेल के अंदर, और ओवरी होती है फीमेल के अंदर, ठीक है। तो टेस्टीज में से निकलता है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजेंस हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। क्या काम होता है इसका, तो प्ले अ रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू। जो मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उनको डेवलप करने का काम करता है। एंड प्रोमोट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल्स, जैसे कि दाढ़ी मूछ का होना, जैसे कि आवाज का भारी होना, जैसे कि मसल का बिल्ड होना, ये सब चीजें जो कंट्रोल है, ये सब चीजें होती है ना, प्यूबर्टी जब हिट करती है। अपन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में वापस पढ़ेंगे इसको जब डिटेल के अंदर। तो जब प्यूबर्टी आती है तब जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, किसकी वजह से आते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन और
एंड्रोजेंस की वजह से आते हैं, टेस्टीज में से होते हैं, ये कहाँ होते हैं, टेस्टीज में होते हैं, मेल बॉडी टिश्यू को ये इफेक्ट करते हैं। ओवरी कहाँ होती है, फीमेल में होती है, इसमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो फीमेल के कैरेक्टर होते हैं, जो कि उनके बाल लंबे करना होता है, जो उनके वो ब्रेस्ट का साइज बड़ा होना होता है, जो उनकी मसल जो उनके जो होता है उनको थिक बनाना होता है, ये सब चीज़ें जो होती है ये सब चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, ये आपके ओवरी के अंदर कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, वो कंट्रोल करता है और फीमेल बॉडी टिश्यू को वो कंट्रोल करता है। बात समझ में आ गई। इन सब की लोकेशन बता दूं आपको मैं, अच्छा लोकेशन बता देता हूँ आपको तो वो समझ में आएगा आपको। देखो सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ये रहा आपका हाइपोथैलेमस, आपके कहाँ आपका ये मिड ब्रेन के यहाँ पे, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है। एक पीनियल ग्लैंड भी होता है यहाँ पर, क्या बोलता है, पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड क्या होता है, ये पीनियल ग्लैंड आपके जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप रोज सुबह 6 बजे उठते हो, जस्ट इमेजिन, तो अपने आप ही सुबह 6 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, ऐसा होता है ना, 6 बजे आपकी ऑटोमेटिक नींद खुल जाएगी। आप मान लो 7 बजे खुल दो, 3-4 दिन उठो 7 बजे तो अपने आप ही नींद खुल जाती है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करती है, कौन, पीनियल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बता दिया मैंने आपको, हाइपोथैलेमस बता दिया, मेल फीमेल में सेम ही होते हैं, है ना, ठीक है। थायराइड होता है, थायराइड के पास में पैराथायराइड होता है, यहाँ पे होता है थाइमस ग्लैंड, क्या होता है, थाइमस होता है आपके हार्ट के जस्ट ऊपर की तरफ। यहाँ पेनक्रियास ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड ये रहा, उसके बाद में टेस्टिस इसमें और ओवरी इसके अंदर। ये हो गए आपके सारे के सारे ग्लैंड्स, ठीक है भाई। तो ह्यूमन के सारे आपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ लिए और इनके सारे के वर्क भी पढ़ लिए। आई होप आपको मजा आया होगा, बड़ा मजेदार चैप्टर है। तो कहाँ स्टार्ट किया था अपन ने, कहाँ स्टार्ट किया था अपन ने, सबसे पहले अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, कैसे क्या कंट्रोल होता है, कैसे स्टिमुलस क्या होते हैं। फिर प्लांट के बारे में बात की अपन ने कि प्लांट के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, उन सब चीजों को अपन ने पढ़ा। प्लांट में हार्मोन्स कौन से होते हैं, है ना, उनकी ग्रोथ कैसे होती है, वो जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। फिर ह्यूमन के अंदर आए अपन, और ह्यूमन के अंदर फिर अपन ने सारे सारे हार्मोन्स भी पढ़ लिए, सारे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, माइंड, ब्रेन, है ना, न्यूरॉन्स, वो सब चीज़ें पढ़ ली आपने। और मतलब चैप्टर बड़ा ज़्यादा भारी नहीं है, सिंपल सा चैप्टर है। बस क्या है कि आपको ढंग से पढ़ने की जरूरत है। आपने आज पढ़ा ही होगा, इसको वापस रिवीजन करना। और अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर है अपना शायद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यही शायद तक जो भी चैप्टर है उससे मिलेंगे। हो सकता है कि इसके अलावा कोई दूसरा वीडियो डाल दूं मैं, बट ज़्यादा चांस है कि अपना नेक्स्ट चैप्टर अपना रिप्रोडक्शन के अंदर ही मिलेंगे। तब तक के लिए रिवीजन करो, पढ़ाई करो, मस्त रहो और बाय।